हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। हाँ भाई यकीनियंस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। बढ़िया। हाँ भाई, तो सबको बीते हुए फ्रेंडशिप डे की बधाई। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे, आपके सारे दोस्त आगे बढ़ते रहे, आप आगे बढ़ते रहे, आप भी किसी के दोस्त हैं, कोई आपका दोस्त है, ठीक है। तो भैया सब लोगों को ढेर सारा हैप्पी फ्रेंडशिप डे। एंड अब इसी दोस्ती के नाम पे आगे चलते हैं और आज इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन फिनिश कर लेते हैं। आज इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन फिनिश कर लेते हैं और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन देखना शुरू करेंगे। हाँ चलो, फिजिक्स की क्लास अब खत्म हो चुकी है, टेंशन मत लो। ओके, तो भैया आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही मतलब आज से जो पहले 5 दिन जो पढ़ाई करी है ना, वो मेजर पोर्शंस था जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब आज और कल 2 दिन में तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें पढ़नी है जहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। हाँ भाई, बहुत छोटी छोटी चीजें देखनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जिसमें बहुत ज्यादा डर लगने वाला है। क्या अभी तक कितना डर लग रहा है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, चैप्टर कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है ना। हाँ चलो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग लेक्चर नंबर 7, हाँ ठीक है, 6 लेक्चर तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस था, 6 लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस था। भाई पंक्चुअल होना जरूरी होता है, ठीक है। हाँ, एक बोल रहा है हमारा कोई दोस्त नहीं है तो यहीं पे सर दोस्ती करने आते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही लगे रहो, ठीक है। दोस्त बने चाहे ना बने, कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो हमने लास्ट वीक में बहुत सारी चीजें करनी है। पूरा चैप्टर अगर देखना शुरू करेंगे तो पूरे चैप्टर में अगर हम लोग रिवाइज करें एक बार, तो पूरे चैप्टर में मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूंगा तो सबसे पहला पोर्शन जो मैंने बताया था, सबसे पहला जो पोर्शन बताया था वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बस मैं नाम लिख रहा हूं और आप लोग आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट खुद से एक बार आंख बंद करके सोच लो क्या क्या चीजें करी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर दोगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा। ई नॉट सेल अगर आ गया तो भैया ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगा। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, ई सेल। यहां पे 2-3 चीजें हमने पढ़ी थी, 2-3 चीजें हमने पढ़ी थी। एक ई नॉट सेल पढ़ा था, एक ई सेल पढ़ा था। सर सबके फॉर्मूले आप रिलेट कर सकते हो। डेल्टा जी नॉट पढ़ा था हम लोगों ने यहां पे। सर डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का रिलेशन देख लिया था। उसके बाद सर हम लोगों ने एनोड और कैथोड का बेस्ट चॉइस क्या होता है, एनोड पे किसको लेते हैं, कैथोड पे किसको लेते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी हुई थी। ई नॉट सेल, इसका इक्विलिब्रियम के साथ क्या रिलेशन था, इसका थर्मोडायनेमिक्स के साथ क्या रिलेशन था, ये सब कुछ कर लिया है हम लोगों ने, ये सब कुछ हम लोगों ने कर लिया हुआ है। फिर किसी ने बोला कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, तो सर अब हम लोग क्या बात करने वाले थे, हमने बात करी थी कंडक्टेंस की। लास्ट वीक में हमने बहुत सारी चीजें करी हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। इसमें बहुत सारी चीजें हमने निकाली थी। इसमें हमने रेजिस्टेंस देखा था, रेजिस्टिविटी देखी थी, सर कंडक्टेंस देखा था, कंडक्टिविटी देखी थी, लेमडा एम देखा था, मोलर कंडक्टिविटी देखी थी, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखी थी। ये सब कुछ किया था, ये सब कुछ हमने किया हुआ था। प्लीज बेटा थोड़ा ध्यान से अब अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करो। ये हमने कर लिया था। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ लॉज देखने शुरू किए। लास्ट में हम लोगों की जो क्लास थी वहां पे एक लॉ आया था जिसका नाम था कोहलास लॉ। हम लोगों की क्लास में एक लॉ आया था जिसका नाम था कोहलास लॉ। ये हमारा कंडक्टेंस के ऊपर था, कंडक्टेंस के ऊपर था, ठीक है। ओके ये हमारा कंडक्टेंस के ऊपर बातें करी गई थी, कोहलास लॉ की बातें करी गई थी। ये टॉपिक खत्म होते ही आज हम लोग शुरू कर देंगे, थोड़ा सा इसमें 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं उसको हम लोग शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग शुरू करेंगे, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल आज शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आज हम लोग शुरू कर देंगे इस क्लास में, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और कल की क्लास में जो बच्ची खुची बैटरीज होंगी, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा, वो सब कुछ कल की क्लास में। कल थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें हो जाएंगी, वो सब कुछ कल की क्लास तक फिनिश हो जाएगा।
तो ये टोटल चैप्टर आपका ऑलमोस्ट आधा आधा हो चुका है, आधा आधा हो चुका है, ठीक है। और अब सर हम लोगों के पास जब हम लोग लास्ट क्लास में कोहलार्स लॉ पढ़ रहे थे, इतना डिफिकल्ट लॉ पढ़ा था, इतना डिफिकल्ट लॉ पढ़ा था भाई, इतना डिफिकल्ट लॉ शायद ही आपको आए, इतना डिफिकल्ट लॉ शायद ही आपको आए। हमने लास्ट टाइम जब कोहलार्स लॉ पढ़ रहे थे, कोहलार्स लॉ पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें देखी थी। कुछ चीजें क्या देखी थी, आज एप्लीकेशंस की बात करेंगे। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर लेमडा एम क्या होता है, के बाई सी होता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर कम करोगे सर लेमडा एम की वैल्यू बढ़ेगी, अगर कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 हो जाए तो लेमडा एम की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, लेमडा एम नॉट, एंड दैट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये मेरा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम नॉट, यही होगा लेमडा एम नॉट। और सर इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए, इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए सर पहली चीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था कोहलार्स लॉ। अगर लेमडा एम ए बी का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेमडा नॉट ऑफ एम ऑफ ए प्लस और लेमडा एम नॉट ऑफ बी माइनस। अगर मुझे ये निकालना है, हमने यही फॉर्मूला लास्ट क्लास में देखा था, यही फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में देखा था। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे एक चीज और यहां से अब इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होंगी, तो थोड़ा सा आप देख लो भाई, सारा कुछ लास्ट क्लास का रिवाइज करा दिया है मैंने। अब देख लो यहां तक हम लोग लेके आए थे, मैंने ये भी बताया था सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, H प्लस की, फिर OH माइनस की, फिर अपने पास मेटल्स आ जाएंगे, लाइक इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी कि सर H प्लस हो गया, OH माइनस हो गया, ये सबसे। इसमें देखना एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, यहां ध्यान सुनना। अगर 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 ध्यान से देखना, अगर आप पहली चीज A2B लिखते हो, A2B लिखते हो, सर यहां पे बताओगे, यहां पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को आप लोग क्या करने वाले हो, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को काउंट करने वाले हो। क्या ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, मुझे बताओगे, क्या ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, सही निकाला है या नहीं। एक बोल रहा है केबीटी कराऊंगा ना बेटा, जाते टाइम कराऊंगा आज, पहले क्योंकि इस चैप्टर का ये पोर्शन थोड़ा रहता था लास्ट क्लास का, तो इसलिए इसको पहले करा। ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, कुछ गलतियां हैं क्या इसमें, कुछ इसमें गलतियां हैं क्या। सर ए बी का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस कर दिया, ए प्लस बी माइनस कर दिया, सर इसमें A2B है, इसमें क्या है, राइट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है वो आपको पता चल रहा होगा कि सर यहां पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में 2 टाइम्स लेना है, 2 टाइम्स लेना है, 2 टाइम्स लेना है, ध्यान से देखना। अब ये जो है आपको लास्ट क्लास में बताया जा चुका है, ये जो है आपको लास्ट क्लास में बताया जा चुका है, क्योंकि सर यहां पे 2 मोल्स लेने हैं, मोल्स अलग अलग होते हैं, मोल्स अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर यही चीज इक्विवेलेंट्स के टर्म में बात की जाती, इक्विवेलेंट्स के टर्म में बात की जाती, तो इक्विवेलेंट्स के केस में भाई, इसके केस में इक्विवेलेंट के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर सब कुछ इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी गई है, तो लेमडा इक्विवेलेंट अगर AB का निकालना है, AB का निकालना है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेमडा नॉट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस और लेमडा नॉट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B माइनस। यही होगा, यही होगा, यही होगा। ये अपने पास इक्विवेलेंट के टर्म में बोला जाए तो। लेकिन अच्छा, दूसरा, अगर मैं तुमसे बोल दूं लेमडा इक्विवेलेंट A2B बोल दूं, ध्यान से देखना, A2B बोल दूंगा, A2B बोल दूंगा, तो सर इसमें ना कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, लेमडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस लेना है और यहां पे लेमडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ B माइनस 2 लेना है। सर देख लो, आपको A2B का भी निकालना है, तो सर इसके केस में इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, नो रोल ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, नो रोल ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एप्लीकेशंस बता रहा हूं, सर ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता। क्यों सर, किसी भी फॉर्मूले में जाएंगे, अगर किसी भी फॉर्मूले में जाएंगे तो इक्विवेलेंट सबके इक्वल होते हैं। अगर आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है, भाई अगर तेरी पहली क्लास है प्लीज बेटा मत आ, आज की क्लास में पहली क्लास है ना, तो प्लीज बेटा मत आ, क्योंकि फिर दिक्कत आएगी। ऑलरेडी हम 7th लेक्चर पे इस चैप्टर के, तो अब यहां तक तो डिसाइड हो चुका है बहुत सारे लोगों का ना, तो प्लीज बेटा अगर कोई पहली क्लास में है तो अब ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी आपकी। मोल्स में क्या होता है,
कोई बोल रहा है सर क्यों ऐड किया? अरे भाई मोल्स में क्या होता है, मोल्स अलग अलग होते हैं, मोल्स में अलग अलग लोगों के मोल्स अलग अलग होंगे। सर आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, H2SO4 है, आप इसका एक मोल लोगे ना, इसका एक मोल लोगे H2SO4 का, तो सर 2 मोल्स हाइड्रोजन होगा, 1 मोल सल्फर होगा, 4 मोल ऑक्सीजन होगा। अगर एक मोल लेते हो तो मोल्स में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इक्विवेलेंट्स के केस में अगर आप एक इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेते हो, अगर आप एक इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेते हो तो उसमें हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट, सल्फर का एक इक्विवेलेंट, ऑक्सीजन का एक इक्विवेलेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब। इक्विवेलेंट का केस याद है, आप कभी भी मोल्स के इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। मोल्स कभी इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मोल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इक्विवेलेंट्स किसी भी जगह जाओगे तो इक्वल ही होंगे। एक बोल रहा बी पे -2 क्यों आया? हे भाई, हे भ्राताश्री, आप कहां हैं? A to B फॉर्मूला कैसे बनेगा अगर मैं इसको A+ लिख दूंगा और ये क्या होगा B-2? तो सर यहां 1 यहां 2, बचपन में कुछ ऐसा किया था कर्म और कांड। इतना हार्ड चीज सोच रहे हो? जो हार्ड है उसको फील कर। तुझे जब भी मोल्स में दिया होगा ना, अगर तुझे कहीं मोल्स दिया है तो मोल्स के केस में हमेशा हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। लेकिन इक्विवेलेंट्स के केस में इक्विवेलेंट दिया है तब इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऐड कर देना, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऐड कर देना। ठीक है, ध्यान से देख लो, इसीलिए एप्लीकेशंस कोलार्स लॉ का बता रहा हूं। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्या करना, ऐड कर देना। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट क्या करना, ऐड कर देना। सर देखना एक चीज और, एक चीज और, अगर मैं आपसे बोल दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर याद करो लेमडा इक्विवेलेंट क्या था, लेमडा मोल्स अपॉन एन फैक्टर था, लेमडा मोल्स अपॉन एन फैक्टर था। ये सब कुछ याद है गया? एन फैक्टर था, याद है? एन फैक्टर हो जाएगा। तो भाई ये देख लेना, लेमडा इक्विवेलेंट लेमडा एम अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिवाइड करना है, एन फैक्टर से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखिएगा। लेमडा इक्विवेलेंट निकालना, मान लो किसी ने बोल दिया, ये देखना, मान लो किसी ने बोल दिया कि सर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी +3 का निकालना है, और आपको क्या दिया हुआ है, लेमडा मोलर दिया है आयरन +3 का। क्या करोगे, कितने से डिवाइड करोगे? याद है अपने पास ये छोटी छोटी चीजें, याद है? याद है, निकाल सकते हो, याद है ना एन फैक्टर कैसे निकला? हाँ भाई, याद आ रहा है गया कि सर 3 कहां से आया? सर सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये 3 कैसे आया, बताइए आप कैसे 3 लिख दिए? कितने लोगों को याद है भाई? यस यस, कितने लोग कर सकते हो, याद है 3? भाई अब मैं एन फैक्टर नहीं बताने वाला, इसे बस पूछ रहा हूं कितने लोगों को 3 याद है कि 3 कैसे आया? ये जादू पता चल रहा है, ये जादू पता चल रहा है। जो लोग क्लास कर रहे हो उनसे खास कर बात कर रहा हूं, ठीक है? हाँ भाई, पता चल रहा है ना? हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसको लग रहा हो कि ये या 3 कैसे आया, तो बेटा आप बहुत सही रास्ते पे हैं। आप ऐसे ही रास्ते पे मेंटेन रखिए, कॉलेज नहीं कहीं और पहुंच जरूर जाएंगे आप, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। अगर किसी को वो 3 नहीं आ रहा, एज ए टीचर बता रहा हूं, क्योंकि वो चीज अपने को पता है। अब वो 3 कैसे आता है ये जादू मुझे भी नहीं आता, अब तो मैं भी भूल चुका हूं भाई। अब इतनी हार्ड हार्ड चीज, मैं एक क्वेश्चन, अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे अरे एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं। अबे क्या हो गया? एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताना। इस क्वेश्चन का आंसर बता देना।
क्या होगा, क्या होगा? सही सही सोच के बताना, बाकी तो वैल्यूज पुट करके निकाल ही सकते हो। अभी ऑप्शन तो देख लेते, सारा ऑप्शन तो देख ले भाई, सही से ऑप्शन तो देख। तब बिना देखे जल्दी जल्दी ए फॉर आगरा, ये फॉर आगरा कर रहे जा रहे। डी फॉर दिल्ली भी होता है, डी फॉर दिल्ली भी होता है। और जो ज्यादा पढ़ने वाला होगा उसको मैं एक और ऑप्शन दे देता हूं, ई। ई फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम नीट भी होता है। ई वाला ऑप्शन देख लो भाई, ई वाला ऑप्शन देख लो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है प्लीज भैया। अब जो लोग थोड़ा सा, जिन लोगों का एन फैक्टर खराब हो चुका है, अब एन फैक्टर ही नहीं पता चल रहा हो तो अलग कहानी है। आपको ही पता है इक्विवेलेंट निकालना है, रोल ऑफ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ए भी होगा, लेकिन सर ये नहीं हो सकता, ये किसके इक्वल होगा? देखना, एक लाइन लिख रहा हूं, लेमडा एम नॉट ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस, ये किसके इक्वल होगा? सर अगर मोलर कंडक्टिविटी आप निकालते तो मोलर कंडक्टिविटी को 2 से मल्टीप्लाई और 3 से करते तो आपको निकल जाता मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस। लेकिन सर ये इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट में, सब कोई पूछे 2 और 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? बिकॉज आपको ही पता है इक्विवेलेंट में ऑलरेडी डिवाइड होगा, मल्टीप्लाइड होगा। ये देख, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ए और सी दोनों इक्वल ही तो हैं भाई साहब। ये जादू आपको पता तो है। मोलर कंडक्टिविटी को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो बेटा, किसके इक्वल? इक्विवेलेंट के इक्वल। मोलर फैक्टर, मोलर कोफिशिएंट को, मोलर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है 2 से डिवाइड कर दो, किसके इक्वल हो गया? तो सर ये भी तो होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। जो लोग ए जल्दी जल्दी बोल रहे थे, प्लीज बेटा ऑप्शन देख लिया करो, इसलिए बोल रहा हूं, हो जाएगा। ई वाले तो भैया ए बी सी आपके लिए सब बराबर है। अब हो सकता है ना कोई बच्चा ये सर ये और ये बराबर ही तो है। हाँ बेटा, तुम्हारा एकदम, तुम्हारे लिए सब बराबर है। तुम्हारे लिए एमबीबीएस का फुल फॉर्म बेटा कुछ और भी हो सकता है, मेंबर ऑफ बैक बेंचर सोसाइटी, मेंबर ऑफ बकवास बोलने वाली सोसाइटी, ठीक है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म कुछ भी हो सकता है। अगर ये और ये दोनों बराबर दिख रहे हैं इस केस में, अगर लगता हो कि सर सब कुछ हो सकता है, तो भैया थोड़ा अलग चल रहा होगा। हाँ भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। अब जो, हाँ डी देख ले भाई, मेरे तरफ से पहला एप्लीकेशन यही है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोई रोल ऑफ कोफिशिएंट नहीं होता अगर इक्विवेलेंट दिया है तो, ठीक है। इक्विवेलेंट दिया है तो हो जाएगा, श्योर हो। अच्छा, मुझे किसने बोल दिया कि सर ये तो पहला एप्लीकेशन इक्विवेलेंट के केस में आ गया। दूसरा एप्लीकेशन आप सबके लाइफ में मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। दूसरा एप्लीकेशन क्या था कि सर अगर आपको लेमडा एम नॉट ऑफ ए बी दिया है एक्स, या फिर मान लो इसकी वैल्यू अगर 100 दी है, लेमडा एम नॉट ऑफ आपको सर बीसी दिया है, आपको बीसी दिया गया है 200, सर ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया गया है, यहां साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया गया है। लेमडा एम नॉट ऑफ एसी निकालना है तो सर इसकी वैल्यू कितनी होगी? हम सब ने थर्मोडायनेमिक्स में भी ये सब चीजें पढ़ रखी हैं। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होगा आज, क्या होगा, क्या होगा सर? ये किसके इक्वल होगा? मुझे चार्ज नहीं पता, क्यों? हम सर सीधा सीधा लिख देते। हमें ये पता है ये किसका कंट्रीब्यूशन होगा, ए और बी का। ये किसका कंट्रीब्यूशन होगा, ये किसका कंट्रीब्यूशन होगा? सर इसका कंट्रीब्यूशन होगा, ए और बी, और ये सी का कंट्रीब्यूशन हो गया। क्या होगा सर? कुछ नहीं, ए और सी का चाहिए, ए और सी का चाहिए। क्या करेंगे अपने पास? ए और सी का चाहिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां पे सर नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ दोनों को ऐड करेंगे, बी आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी टू सी। अगर मैं ये निकालना है, चलो मुझे उल्टा लेना था, चलो कोई बात नहीं। इसके केस में लेके आएंगे तो आपको ही पता है इस केस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेमडा एम नॉट ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स लेमडा एम नॉट ऑफ बी प्लस सर लेमडा एम नॉट ऑफ सी आ जाएगा। और ये जैसे ही लिखेंगे आपको ही पता है ये क्या होगा, इसको ए प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ बी प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ बी प्लस
लेमडा एम नॉट ऑफ सी, और इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है सर, इसकी वैल्यू कितनी दी थी 100, ये कितना हो गया 200, 300, 100, 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स निकल के आ जाएगा, यही आएगा सर। हाँ, दोनों को ऐड कर सकते हैं तो इक्विवेलेंट ऐड हो सकते हैं, माइनस करेंगे तो इक्विवेलेंट माइनस भी हो जाएंगे। जैसे कहीं पे ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लेमडा एम नॉट ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है 50, लेमडा एम नॉट ऑफ एक्स जेड दिया हुआ है सर, एक्स जेड दिया हुआ है, वो कितना दिया है, मान लो 100 दिया है। लेमडा एम नॉट ऑफ सर वाई जेड एक्स जेड दिया है, लेमडा एम नॉट ऑफ वाई जेड, अगर वाई और जेड का पूछा जाए, वाई और जेड का दिया हुआ है, वाई और जेड का दिया हुआ है, इसको एक काम करते हैं, डब्ल्यू जेड का दिया हुआ है 100, ये वाई जेड का दे दिया जाए 200 सर, कैलकुलेट, अब जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, लास्ट क्लास में यही तक हमने किया था। लेमडा एम नॉट ऑफ किसका निकाल दूं, एक्स डब्ल्यू का निकाल सकता हूं क्या, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकालो, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वाई का दिया है, वाई जेड का दिया है, एक्स जेड का दिया है, आपको किसका निकालना है, एक्स और डब्ल्यू का, किस पे कितना चार्ज होगा वो छोड़ दो, अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। क्या करेंगे सर, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि सर ये इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, एक्स का, प्लस इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है सर, वाई का, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है सर, वाई डब्ल्यू का, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, इसमें सर जेड का कंट्रीब्यूशन है। यहां पे लिखेंगे तो यहां पे किसका कंट्रीब्यूशन है, वाई का, और यहां पे कंट्रीब्यूशन देखोगे तो क्या होगा, जेड का। आपको किसका चाहिए, एक्स और डब्ल्यू का, तो सर आप इसको ये देख लीजिए, आप इसको लिखने का एक तरीका देख लो। सर मुझे ना सिर्फ और सिर्फ एक काम करता हूं, x और w को ऐड कर देता 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 हूं, और सर साथ में क्या ऐड हो गया, y और z, तो सर इसको मैं माइनस कर दूंगा सर, y का माइनस कर दूंगा, लेमडा एम नॉट ऑफ जेड, लेमडा एम नॉट ऑफ जेड, लेमडा एम नॉट ऑफ जेड, ये माइनस कर दूंगा। अगर माइनस कर दूं तो देख लो ये किसका है, इसकी वैल्यू कितनी है सर 50, इसकी वैल्यू कितनी है 100, इसकी वैल्यू कितनी है 100, और ये कितना हो गया -200, अरे माइनस में आ गया, चलो हाइपोथेटिकल है मान लेते हैं हम, माइनस में ऐसे नहीं आता है लेकिन अब मान लेते हैं भाई, वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। और भाई तुम्हारे सामने क्वेश्चन बन रहे हैं तो डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, कंडक्टिविटी ऐसे माइनस में नहीं आती, ठीक है ना। एक काम कर दे यार तू, पता चला इसको 200 कर दे, इसको 200 कर दे, और इसको 100 कर दे यार, पता चला तो जाके बोलेगा अरे सर ने कंडक्टिविटी निगेटिव में बता दी है। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो बोलेगा सर ने कंडक्टिविटी निगेटिविटी में बताई थी। माइनस कितना आ गया 100, तो कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा। हाँ -50 अपने पास, -50 कंडक्टिविटी माइनस में नहीं आती यार, ऑब्वियस है प्लस में आएगी, लेकिन हाँ माइनस में आ गया था, वो डेटा मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था इसलिए हो जाएगा, श्योर हो। और क्या भाई, पता चला और सर मेरा तो नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सर आपने ना गलती से एक बार नेगेटिव आंसर ला दिया था। भाई कौन इतना बड़ा ब्लेम लेने जाए यार, ठीक है, कि हाँ सर कहीं पूछ दिया किसने कंडक्टिविटी निगेटिव में आए, ठीक है, तुम पता चला हाँ सर कंडक्टिविटी, भाई कोई रेजिस्टेंस, किसी का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव थोड़ी ना हो जाएगा भाई कि निगेटिव रेजिस्टेंस चल रहा है सर, निगेटिव रेजिस्टेंस थोड़ा ना आ जाएगा कि हाँ सर निगेटिव रेजिस्टेंस लेके आ गए सर, टाइम निगेटिव लेके आ गए, नहीं भाई वो मैं वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे कर गया था सर। पहला एप्लीकेशन इक्विवेलेंट वाला था, दूसरा एप्लीकेशन ये वाले क्वेश्चंस करने का था, एंड थर्ड एप्लीकेशन देखना। अब देखो भैया उन लोगों से खासकर जो क्लास को सीरियसली फॉलो कर रहे, कितने लोग अपने पास, देखता हूं कुछ लोगों को याद आता है या नहीं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड एप्लीकेशन कोहलार्स लॉ का क्या है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर डिसोसिएशन अल्फा याद है, अल्फा सर ये हमेशा किस में रहता है, इन जनरल किस में रखते हैं हम लोग, अल्फा। इन जनरल अगर कोई पूछे तो हमेशा किसी फॉर्मूले में निकालते हो, अल्फा हमेशा क्या रहता है, फ्रैक्शन में। याद कर
करना, एक लाइन लिख रहा हूं, अल्फा अगर परसेंटेज में दिया है, अल्फा अगर परसेंटेज में दिया है तो सर उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो अल्फा की वैल्यू किस में आ जाती है, फ्रैक्शन में। ये सब कुछ कौन से चैप्टर में पढ़ा था, याद है? चैप्टर का नाम बताना, चैप्टर का नाम बता दो, कौन से चैप्टर में था, कौन से चैप्टर में था? अल्फा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहां पे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अब यहां पे देखो अपने पास जब भी आएगा ये, अच्छा एक बात बताओ, चलो अल्फा की वैल्यू बताना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कितनी होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरी गुड। एक बोल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा इसका यूज पड़ा था, सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया था अल्फा का मीन। एक बोल रहा सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट भाई साहब कहां, कैसी जिंदगी चल रही है हमारी यार, अर्थ पे ही रह रहे हो ना, ऐसा तो नहीं चंद्रयान के साथ साथ तुम भी निकल गए भाई, पता तो चल रहा है ना, ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में ही हो ना, ग्रेविटी काम कर रही है कि चली गई है? सॉलिड स्टेट भाई साहब। चलो तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा ऑब्वियस 1 हो जाता है, किसके लिए, सॉलिड के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा निकालने का एक तरीका और होता है, एंड वो किसके तरीके में निकाल सकते हैं, लेमडा एम नॉट के तरीके से निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिख भी देता हूं भाई, पता चला कोई जो अब चंद्रयान वाला है वो क्या करेगा, इसको काट देगा, एम काट देगा, अल्फा की वैल्यू 1/0 कर देगा भाई। अगर ऐसे मन में विचार आए बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी मेडिकल कॉलेज के बाहर चाय की दुकान भी बहुत सक्सेसफुली चलती है और बहुत अच्छी चलती है, उधर भी आप सोच सकते हो कि सर ये, अब भाई डर किस बात का है, पता चला काट दिया उसने, अब बोलेगा सर देखिए आपने बचपन में हम लोगों ने हमेशा सीखा है कि सर एक्स की वैल्यू अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है वाई जेड अपॉन सर एक्स जेड, तो सर जेड जेड काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए भाई, काटना मत भाई, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी, इसको क्या बोल देंगे, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, एक तो दुकान का नाम भी रख दिया नीट चाय वाला, चलेगा भी बहुत अच्छा, ठीक है। और उस चाय का नाम लिख देना कि यहां से चाय पीने के बाद एमबीबीएस सिलेक्शन, एकदम एमबीबीएस हो चाहे ना हो, डॉक्टर जरूर बन जाइएगा, ठीक है। ये देख, अब मुझसे किसने बोला अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और यहीं पे एक चीज और आती है, जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, अगर वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड डिसोसिएट होता है, वीक एसिड डिसोसिएट होता है, वीक एसिड डिसोसिएट होता है। अब भैया ये देख लेना, वंस अपॉन ए टाइम कभी कहीं जगह पे ऐसा किया गया था, वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट जब हम निकालने जाते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने जाएंगे फॉर एसिड, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी 1 - अल्फा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, के ए बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। इफ अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.05 है, इफ अल्फा इज लेस देन 0.05, के ए की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, सी अल्फा स्क्वायर। क्योंकि सर उस केस में एज 1 - अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1, तो ये याद रखिएगा। सिमिलरली फॉर बेस, अगर आप बेस के लिए बात करोगे, सिमिलरली फॉर वीक बेस, अगर वीक बेस लेते हो तो वीक बेस में भी आपको के ए के बदले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई बोल दे, डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस बोलेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे के बी से, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कोई बोल दे तो सर इसको हम लोग लिख देंगे सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। और अगर इफ अल्फा इज लेस देन 0.05 देन उस केस में के बी की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी अल्फा स्क्वायर के। तो ये अपने पास ध्यान रखिएगा।
हाँ, ये अब कौन सा ये जो आया, ये जो आता है, इसको जो लोग अब थोड़ा सा आपको बस ये इक्विलिब्रियम में आपका वेट ही कर रहा है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 5% है, सर ये लेस देन 5% अगर है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर लेस देन 5% है तो सर 1 में से मतलब कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो याद रखना, जब भी कोई पूछे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा आने के बाद आप क्या निकाल सकते हो? किसी एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी अल्फा स्क्वायर, या केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी अल्फा स्क्वायर। लेकिन तभी याद रखना जब उसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी हो, मतलब अल्फा की वैल्यू किससे कम हो? लेस देन 5% या फिर 0.05 से, बस हो जाएगा सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख ले भाई तेरे से। अबे अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकल जाएगा ना, तो अभी जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप किसी सॉल्ट, अगर सॉल्ट दिया है तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा ही चलेगा, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। एक बोल रहा सी माइनस सी अल्फा कैसे होगा? सी माइनस सी अल्फा कैसे होगा भैया? ये अल्फा होता है 1 मोल के लिए, तो सी अल्फा अगर गया तो इसमें से सी माइनस सी अल्फा अगर गया तो इधर सी अल्फा बचेगा, ये सी अल्फा बचेगा। अल्फा जब भी डिफाइंड होता है 1 मोल के लिए होता है। अगर नहीं याद आ रहा तो अभी इक्विलिब्रियम में बस अगले 2-3 क्लास के बाद आपको अल्फा मिल जाएगा। ओके, श्योर हो? तो बस ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन 5% हो तो यही तीन एक मेजर अपने पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये डिपेंड करता है। कोई बोले सर ये फॉर्मूला यूज कर लूं, नहीं बेटा, आप देख लो, अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको अल्फा की वैल्यू बड़ी है तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर अल्फा की वैल्यू छोटी हो गई तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, हो जाएगा सर। तो कोहलार्स लॉ का लिमिटेशन, सॉरी कोहलार्स लॉ ने हमने निकाल दिया। कोहलार्स लॉ में कुछ चीजें कर दी, इसकी एप्लीकेशंस कर दी। एप्लीकेशंस ऑफ कोहलार्स लॉ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल दिया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल दिया। सर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्वेश्चंस बता दिए। ये सर दूसरा एप्लीकेशन क्या था कि अगर 2-3 लोगों का आपको दिया हुआ है, 2-3 लोगों का दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो उस केस में आप इन दोनों को सम कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो एक बात बताओ, जो लोग भी ये पढ़ाई कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? मोलर कंडक्टिविटी इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? जल्दी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी एक्सटेंसिव होता है या इंटेंसिव होता है? बस मैं एक ही दे सकता हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। बताओ मोलर कंडक्टिविटी। अब हर एक चीज रट नहीं सकते भाई, कुछ चीजें आपको याद करो। थर्मोडायनेमिक्स में बताया था मैंने, जो भी एडिटिव होता है वो क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है भाई। इंटेंसिव कहां से आ गया? एडिटिव है। मोलर कंडक्टिविटी एक्सटेंसिव थोड़ी ना होता है सर, ये इंटेंसिव थोड़ी ना होता है। जिसको तुम ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो तो भाई तेरा हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसका हो सकता है वो क्या होगा? एक्सटेंसिव होता है। क्या बात कर रहा है? जिन लोगों को भी इंटेंसिव याद आ रहा है, प्लीज बेटा थर्मोडायनेमिक्स का नोट्स खोल के देखना। मैंने लिखवाया था लाइन कि भैया जो भी एडिटिव इन नेचर है, टेम्परेचर कभी एडिटिव नहीं होगा, डायरेक्ट ऐड नहीं होता टेम्परेचर। किसी फॉर्मूले में दिख जाए ऐड होता सब्ट्रैक्ट, उसका मतलब नहीं होता। नॉर्मली एक नॉर्मल तरीका होता है कि भाई जो ऐड हो सकता है, जिसको बार बार आप ऐड कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि यार एक पेन का प्राइस 10 रुपए है, 4 पेन का प्राइस बताओ, तो तुमने क्या किया? 10 + 10 + 10 ऐड कर दिया ना। तो इसको क्या बोलते हैं कि भैया ये एडिटिव इन नेचर है। जो प्राइस है वो एडिटिव इन नेचर है, ये प्राइस होगा एडिटिव इन नेचर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एप्लीकेशन अल्फा भी निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसके ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे सर। श्योर है? तो चलो भाई अब क्वेश्चन करके दिखा दो। मुझे आता नहीं, तुम करके दिखाओ भाई, मुझे एकदम नहीं आता। अब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए, फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया गया है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, और तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, कोई मुझसे बोलता है कि सर आप इतना एनसीईआरटी क्यों करते हो, उसका रीजन दिखाऊंगा अभी। ये देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप सब लोग करके देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए आप सब लोग। पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। एसी का मतलब है एसीटेट, एसी का मतलब ऑर्गेनिक में पढ़ते हो एसीटेट आयन।
AC इज नथिंग एसिटेट आयन, एसिटेट आयन इज नथिंग एसिटिक एसिड का CH3CO माइनस, CH3CO माइनस, एसिटेट आयन। चलो करो, कितना आएगा? हाँ ऑब्वियस है ना भाई, एक्सटेंसिव इंटेंसिव एक जगह आपने पढ़ा, लेकिन हर एक जगह जो भी चीज, जो भी प्रॉपर्टीज ऐड होती हैं उनको एक्सटेंसिव बोलते हैं। जल्दी क्या? काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियस है भाई, ये डिफिकल्टी देख रहे हो, देख रहे हो भैया, ये देख रहे हो सर Na प्लस और Cl माइनस के लेमडा एम नॉट की वैल्यू दी हुई है, Cl माइनस की। अब ऐसे तो मैं टाइम पास ही कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी जिनको समझ में आ चुका है उनको पता है कि सर आप क्या कर रहे हो, ये इसकी जरूरत है नहीं, NaCl लिखा हुआ है। आप देख लो लेमडा एम नॉट ऑफ H प्लस और लेमडा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, लेमडा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 425.9 दी गई है, एंड दैट इज लेमडा एम नॉट ऑफ HCl। फिर किसने बोल दिया कि सर लेमडा एम नॉट ऑफ Na प्लस और एसिटेट माइनस, लेमडा एम नॉट ऑफ एसिटेट माइनस Ac माइनस इज इक्वल्स टू कितना है? 91.0 है, एंड दैट इज इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट ऑफ NaAC, लेमडा NaAC। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भैया HAC का बता दीजिए, मतलब आप सब लोग अब H प्लस और लेमडा एम नॉट ऑफ AC माइनस का बता दीजिए, यही पूछा जा रहा है ना। कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा? तो सिंपल सा है सर, H प्लस कहाँ दिख रहा है? जहां दिख रहा है उसको पकड़ो, H प्लस तो यहाँ पे, अच्छा AC माइनस तो यहाँ पे है, मतलब तुम दोनों को ऐड कर दूं, और जैसे ही तुम दोनों को ऐड करूंगा ये भी ऐड हो जाएगा। तुम दोनों ऐड हुए, तुम्हारे साथ साथ फालतू में कौन आ गया? Na प्लस और Cl माइनस। एक काम करो, NaCl को कम कर दो, आंसर आना शुरू हो जाएगा, 390.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, 390.5 आ जाएगा। एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है, निकल जाएगा सर। देख लीजिए एप्लीकेशन में आपके पास क्या क्या चीजें मिल रही हैं, उसके हिसाब से देख लो। 390.5 कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगला देख लो, आपको पूछा क्या जा रहा है। ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम लोग देख लो यार, तुम लोग कर सकते हो तो कर लो। चलो पोल दे देता हूं, चलो इस हफ्ते का पहला पोल दिया जा रहा है, देखते हैं भाई कौन कौन करता है। ये मेरे से हो नहीं पाएगा, आप सब लोग ट्राई कर लीजिए। ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जल्दी, कितना आंसर आएगा? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, सोच लो कैसे निकालोगे, कैसे निकलेगा ये सब। इतना बड़ा बड़ा बात, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर पाओगे तुम लोग? आ गया, चलो पोल स्टॉप हो चुका है।
शुरू करते। मुझसे किसने बोला AgNaNO3 का चाहिए, तो Na कहां मिलेगा, इधर, NO3 कहां मिलेगा, इधर, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। अरे भैया ये क्या है, ये क्या है, NaNO3 को ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा सर, लेमडा एम नॉट ऑफ, अगर मैं AgNO3 प्लस 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 लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl ऐड कर दूं और माइनस लेमडा एम नॉट ऑफ AgCl कर दूं तो जिंदगी शायद हमारी संभल जाए। क्या मिलेगा सर, इसका 116.5, इसका 1110.3 एंड दैट विल बी 121.6। कितना हो गया, 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस 121.6, यही होगा ना, 226.8 माइनस 121, कितना बच गया भाई, 105 के आसपास पहुंचेगा, 105.2 आएगा, 105.2। क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को ये देख लो, डिफिकल्टी लेवल 86% जनता बन चुकी, ठीक है। अब बहुत बढ़िया, अब अगला क्वेश्चन देता हूं, अगला क्वेश्चन देता हूं, उसमें देखता हूं सबका पता तो तभी चलेगा ना यार। चल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ बस एक चीज हाईलाइट कर देता हूं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अटेम्प्ट कीजिए, 60 सेकंड है आपके पास। दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया गया है और ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पहले मोलर कंडक्टेंस निकाल लेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज दोनों को मिक्स करेंगे थोड़ी दिक्कत आनी शुरू होगी। मोलर कंडक्टेंस आप पहले निकाल के देख लीजिए। मोलर कंडक्टेंस BaSO4 का जब निकालने जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट में देख लेना, कुछ चीजें थोड़ी चालाकी से रखी गई हैं जहां पे लोगों को दिक्कत हो सकती है। मोलर कंडक्टेंस अगर आपका आ गया, मोलर कंडक्टेंस आ गया तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, BaSO4 की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना। कोई बोलेगा सर 2 से क्यों किया, तो भैया तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। BaCl2 में मोलर कंडक्टिविटी में भैया ये कंडक्टेंस याद है कि गया, 2 टाइम्स आज ही बताया ना, 2 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस में बेटा आपको 2 जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये देख लो सर, ये तो आएगा लेमडा एम नॉट ऑफ BaSO4 आप निकालने जाएंगे तो लेमडा एम नॉट ऑफ BaSO4 इसके इक्वल आ गया, लेकिन मुझे एग्जाम में ये नहीं निकालना, मुझे निकालना इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए अब भैया एक जादू दिखाओ अपने पास, एक जादू दिखाता हूं, ये डिवाइड बाई 2 हो जा रहा है, क्यों, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट, और सॉल्ट के केस में n फैक्टर जो होता है, n फैक्टर जो होता है क्या हो जाएगा। अब देखो बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, देख लो बेटा यही चीज गलती नहीं करनी है, जो लोग भी इसमें ट्रैप हुए थे यही गलती नहीं करनी है। आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार मेरे से ना आगे से ध्यान रखूंगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन होगा ना, एग्जाम में तुम खुद भी समझदार हो, तुम्हें ही पता है ये इंपल्सिव डिसीजन है। इंपल्सिव मतलब एग्जाम में देखा हो यार ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है, कर लूंगा, तेरे लिए यही फंसाया गया था, ये रहा Cl2 और H2। अगर इक्विवेलेंट होता ना तब टेंशन नहीं थी, तेरा जो आंसर आया अगर इक्विवेलेंट होता तो सीधा सीधा आंसर निकाल सकता था, लेकिन भाई ये मोलर कंडक्टेंस है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 H+ है, तो इसलिए अपने को ट्रैप हुआ। सीख ले, जो बच्चा गलती कर रहा है ना उसको अपनी मिस्टेक से पता होनी चाहिए,
मैं तो बार बोलता हूँ गलत हुआ, हाँ कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो कि हाँ यार सर, अरे अच्छा हाँ यार फंस गया। मतलब होता है ना कि आप स्टूडेंट फैक्टर में, आप स्टूडेंट लाइफ में हो ना, तो आपको तो ये क्या ही मतलब इस क्लास में क्या ही बेशरम। ऑफलाइन होते तो थोड़ा सा लग सकता था क्लास में बेइज्जती भी हो, यहाँ तो क्या ही, अकेले घर में बैठे फील करो कि हाँ यार चीजें चल रही हैं, गलत हो गया, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग जैसे अब कल का जो सैटरडे का वो था, कुछ लोगों का मैं देख रहा था उस पे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेज आ रहा था, उसमें यही था कि कुछ गलतियां तो हमने आते हुए भी करी हैं। क्यों? क्योंकि सर खुद को रोका नहीं जा रहा था, जल्दी जल्दी देखा, आंसर टिक मार दिया। हाँ अरे ठीक है ना, चलो। HCl में 2 कहां से आया भाई? मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। HCl का तो H प्लस, एक ही H प्लस एक ही Cl माइनस होता है ना, तो मैंने 2 HCl को लिया। क्यों? क्योंकि सर मुझे 2 H प्लस को काटना है, ये 2 H प्लस और 2 Cl माइनस को काटना था ना भाई, 2 H प्लस और 2 Cl माइनस का काटना था ना, 2 H प्लस और 2 Cl माइनस का काटना था। ठीक है, एक बोल रहा है सर 2 कहां से? भैया BaCl2 में 2 क्लोरीन है, H2SO4 में 2 H प्लस है, तो मुझे हटाने के लिए दो दो हटाने पड़ेंगे। 2 H प्लस और 2 Cl माइनस की कंडक्टिविटी, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 H प्लस और 2 Cl माइनस, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो माइनस क्या करूंगा, माइनस क्या करूंगा सर? अगर HCl सिर्फ माइनस करूंगा तो एक ही H प्लस और एक ही Cl माइनस कम होगा ना, 2 टाइम्स करूंगा ताकि वो क्या हो जाए, पीछे चला जाए। एक बच्चा पूछ रहा है ये 2 कहां से आया? नो वर्ड्स बेटा, नो कमेंट्स, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आई होप थोड़ा फास्ट कीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ कोलास लॉ फिनिश किया जाए, एप्लीकेशंस ऑफ कोलास लॉ फिनिश कीजिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है मिथेनोइक एसिड की, इसकी मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। मिथेनोइक एसिड आप सबको पता है, मिथेनोइक एसिड क्या है? यही तो होता है एक कार्बन का एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो सर इसका लेमडा एम दिया हुआ है, कितना कितना लेमडा एम दिया है? 46.1 दिया है। सर लेमडा एम नॉट पता चल जाए तो अल्फा की वैल्यू हम सब लोग निकाल सकते हैं। लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट कितना आ जाएगा? जल्दी निकालो, चलो लेमडा एम नॉट की वैल्यू बताओ, जल्दी से जल्दी। लेमडा एम नॉट की वैल्यू बताओ, बहुत डिफिकल्ट है, लेमडा एम नॉट की वैल्यू बताओ। एक बच्चा उसको समझा भी रहा है कि बेरियम पे +2 चार्ज है इसीलिए 2 आया। अब उल्टा क्वेश्चन तो पूछ देगा कि सल्फेट पे -2 है तो +2 और -2 0 भी तो हो सकता है। भाई एन फैक्टर हमने बहुत पहले एसिड बेसिस सॉल्ट का सॉल्यूशन में कर लिया था, रेडॉक्स रिएक्शन में आके हमने रेडॉक्स रिएक्शन का भी कर लिया था। तो भाई थोड़ा सा अब रिवाइज करो, क्योंकि अब ये चैप्टर ना बेटा, अब इसके बाद जो मतलब कल परसों जो शुरू होगा वो ये स्टार्ट होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बोलोगे सर ये फ्रैक्शन क्या होता है, ये लेमडा एम क्या होता है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अल्फा वहां पे भी आएगा, वो सब चीजें आएंगी। तो प्लीज अब चैप्टर बहुत आगे जा चुका है भाई, जो लोग भी पीछे आ रहे हैं कोई दिक्कत, जरूर नहीं कि आपको आज ही ज्वाइन करना है बैच को, आप कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे से कर लीजिए ना, स्पीड बढ़ा के कर लीजिए। कितना हो गया? 6 और 6 कितना हो गया? 2 और 9 4 13, यहाँ 14 हो गया, 4 5 9 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो सर ये करके निकाल देंगे। ये एनसीईआरटी का डेटा है तो ऑब्वियस एनसीईआरटी वाले यार थोड़ा पका देते हैं, क्या करें यार, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यही दिक्कत है। इसीलिए लोग, कितने लोग एनसीईआरटी इस चक्कर में नहीं कर पाते, लेकिन हमारी दिक्कत अलग है। हमें लगता है कि नहीं भैया करना तो है, बेटर एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे एक रीजन है। एग्जाम हॉल में अगर आया तो इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितना आ जाएगा? 4.2 कितना आ जाए? 0.11। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.114। ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। एक बात बता दो, अगर अल्फा ये परसेंटेज में पूछ देता तो इसका मतलब कितना परसेंट हो जाता? 11.4% डिसोसिएशन हो रहा है इस एसिड का, 11.4% इस एस का डिसोसिएशन हो रहा है। अच्छा चलो यहां बताओ, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछता तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मुझे बताओगे सर ये यूज करूंगा, फर्स्ट यूज करूंगा, या सर सेकंड यूज करूंगा? सर कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मुझे बताना। अभी जो लोग क्लास में प्रेजेंट सुन रहे हो बेटा बताना, फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा या सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा, फर्स्ट की सेकंड?
फर्स्ट की सेकंड? सर के की वैल्यू इससे आएगी या फिर इससे आएगी, मुझे बता सकते हो? फर्स्ट से आएगी कि सेकंड से आएगी? इस क्वेश्चन में सेकंड से, फर्स्ट से, किससे आएगी? फर्स्ट से आएगी। क्यों सर? सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा बिकॉज यहां अल्फा की वैल्यू 5% से ज्यादा है, या अल्फा की वैल्यू 0.005 से ज्यादा है। सर ये वैल्यू के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर पता है कब लिखते हैं? जब व्हेन अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.05 हो या फिर लेस देन 5%। परसेंटेज में बात करें तो 5% से कम होना चाहिए। भैया यहाँ 11% है, यहाँ अल्फा कैसे आएगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आएगा। पक्का समझ में आ रहा है? चलो हाँ, मतलब अब निकाल देंगे। अब ये बोलेगा सर निकाल, तो निकाल दे भाई, लेना यार, तेरे पास सब कुछ। अब कैलकुलेशन करवा रहा है तू एनसीईआरटी क्वेश्चन में यार मेरे से। 0.114 डिवाइड बाई स्क्वायर 1 माइनस 0.114 कर ले भाई, मन कर रहा है तो कर ले, मेरा क्या जा रहा है। परसेंटेज में मत पुट कर देना कभी भी जिंदगी में, याद रखना अल्फा की वैल्यू जिस फॉर्मूले में पुट करनी हो फ्रैक्शन में पुट करनी। कोई बोले यहाँ पे मत पुट कर देना 11.4 मत पुट कर देना। अरे अब बच्चा बोला निकाल के दिखाओ तो मैं भी नहीं निकाल रहा भाई, मेरी भी अंतरात्मा उस पर काम जाएगी उसको कैलकुलेट करने में। एग्जाम हॉल में कर लेंगे। बस याद रखना अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में मत पुट कर देना। अल्फा परसेंटेज में नहीं होता है, हमेशा फ्रैक्शन में लिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो जाएगा। अब एक एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है। अगली बार हाँ, एक बोल रहा है कि सर ऐसे ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई। ऐसे क्वेश्चन इतने खराब तो नहीं आते हैं एग्जाम हॉल में, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं यार। वो लोग क्या जा रहा है, एनसीईआरटी है, बोल भी नहीं सकते ना कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है चलो ये देखना अगला क्वेश्चन और भी खतरनाक सा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसने बोला भी नहीं कि अल्फा निकालो, लेकिन तुम खुद समझदार हो, तुम्हें भी पता है सर निकालना तो पड़ेगा ही। कैसे निकलेगा आप जान जाइए, कैसे निकलेगा आप खुद से सोल्व कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर यूज कर ले भाई, मेरी तरफ से परमिशन है, कोई दिक्कत नहीं, तू कैलकुलेटर यूज कर, मेरे लिए कॉन्सेप्ट यूज करना जरूरी है। ठीक है कितना हो जाएगा? एनसीईआरटी जल्दी। भाई एग्जाम हॉल में तुझे न्यूमेरिकल क्या बात कर रहा है? एग्जाम हॉल में तुझे न्यूमेरिकल जो होंगे वो सारे के सारे 10-50 क्वेश्चन में 5-10 न्यूमेरिकल होंगे ना भाई, सारे न्यूमेरिकल थोड़ी ना होंगे, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे करने पड़ेंगे। अब कुछ बोल रहा है सर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। हाँ बेटा, जहां दिमाग लगाना होगा वहां तो दिमाग अब खरीदना पड़ेगा ना, मार्केट से तो लेके आना पड़ेगा। कितने रुपए केजी ये पता करो अपने शहर में जाके, दिमाग कहाँ बिक रहा है, कितने रुपए केजी है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। फॉर्मूला आपको आता है कि सर फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा या फिर सी अल्फा स्क्वायर को यूज करेंगे। अब सर के कैसे निकालूं? पहले अल्फा तो पता हो। सर लेमडा एम नॉट दिया हुआ है, अब चलो लेमडा एम नॉट दिया हुआ है सर, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं हो रहा, लेमडा एम निकालना है सर। लेमडा एम कैसे निकालते थे? वंस अपॉन ए टाइम, सेंटीमीटर में दिया है, वंस अपॉन ए टाइम कुछ ऐसा था बेटा। अब ये तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा क्या भाई? एक बच्चा है वो बेचारा, जितने अच्छे से चैटिंग कर रहा है, जितने तरीके से मैसेज कर रहा है, लिख रहा है, हमेशा समझ नहीं यार। मैं सोच रहा हूँ कि भाई जितना तूने उसमें टाइम दिया ना, उससे बेटर कॉपी किताब खोल के पुराना लेक्चर रिवाइज किया होता। अब ये जादू कहाँ से हुआ? ये पुराने लेक्चर में हुआ बेटा। अब नया जादू आपको देखना हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करके एक चैप्टर आएगा, उसमें मैं पुराना कुछ भी नहीं पूछूंगा, उसमें कोई भी चीज पुरानी नहीं पूछूंगा। सरफेस केमिस्ट्री आएगा, उसमें मैं नहीं पूछूंगा तुझे इक्विलिब्रियम आता है नहीं आता है, लेकिन ये सब चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें जो चैप्टर आगे चला गया वो आगे जाएगा।
तो प्लीज भाई पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं तो कोई बात नहीं, लिखता रह, क्या ही करेंगे अब। पैसे दिए तूने यार, वो भी 4,000 रुपये, बता, इतनी बड़ी चीज कर दी तूने अपनी लाइफ में। पता तो था ना कि 4,000 देने के बाद पढ़ना भी है, ऐसा तो नहीं कोई ऐड देख लिया तूने कि पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यही से, तो 4,000 रुपये दे के सिलेक्शन ले लेते हैं। पता है ना भाई इसके बाद नीट देना होता है। हाँ मतलब ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा लेके बैठ गया हो कि नहीं अलग सर ने बोला है पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यही से, तो एक काम करते 4,000 दे के और यहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हैं, अगले साल मेडिकल कॉलेज में नाम लिखा दिया जाएगा मेरा। ये कैलकुलेशन थोड़ी बेकार है। अब कैलकुलेशन बेकार है तो कर ले भाई, 6 डेसिमल है, इधर 2 डेसिमल है, 6 और 2 ऊपर कितना आ गया, 10⁴ आ गया, 6 और 2। अब कैलकुलेशन तुझे करनी पड़ेगी, 495 अपॉन 1028, और कैलकुलेशन में देखोगे तो ये कितना हो गया सर, 7 हो गया, -500 आ गया सर, 49500 अपॉन 1028। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 40 के आसपास आएगा लैम्डा एम की वैल्यू। कितना आएगा, 48.15 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 48.15 आ जाएगी। सर लेमडा एम आ गया, अब अल्फा की वैल्यू निकालोगे, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट हो जाएगा। लेमडा एम की वैल्यू कितनी है, 48.15 डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट कितना है, 390.5 है। इसको अब कैलकुलेट कर लो, इसको अब कैलकुलेट कर लो, 48.15 डिवाइड बाई 390.5 कितना आ जाएगा, 0.123 आ जाएगा, 0.123 आ जाएगा। यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट लेने जाओगे, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू फिर से दी हुई है 0.001028, अल्फा का स्क्वायर 0.123 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 0.123। बस भैया हो गया, इससे ज्यादा नहीं करना अपने को। ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे यार, कुछ आएगा, ठीक है। अरे हो सकता है यार किसी के मन में कोई भी कोई थॉट आ सकता है। अरे भाई एग्जाम हॉल में इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं आया, कोई ना कोई वैल्यू छोटी बड़ी कर दी जाएगी, ऐसा कर दिया जाएगा कि इसकी वैल्यू 390 आ जाए, 39 आ जाए, इस तरह से आएगा। अरे जो भी आए बस आंसर देख ले, ऐसे निकलेगा। बस मुझे इतना पढ़ाना था, यही सिखाना था, और कुछ भी नहीं भाई, हो गया, मुझे इतना ही सिखाना था। अब इस चैप्टर का कंडक्टेंस वाला टॉपिक भी फिनिश हो चुका है। और अब अरे कैलकुलेशन छोड़, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी ऐसे थोड़ा ना बदनाम है, एनसीईआरटी ऐसे थोड़ा ना बदनाम है। हाँ चलो, मेरी एक्सरसाइज पूछ रहा है, मेरा कैलकुलेशन मेरा सही है। अभी जो 1 अगस्त से प्रॉमिस था वो मैंने कंटिन्यू करा है, तुम लोग की तरह नहीं हूं मैं बदल जाऊं, ठीक है। हाँ मेरा प्रॉमिस कंटिन्यू है, 1 अगस्त से जो अपना प्रॉमिस था कि हाँ भाई थोड़ा वेट रिडक्शन पे वर्क करना है थोड़ा। हाँ सोच रहा हूँ विलेन विलेन बन जाऊं मैं। कुछ लोगों की लाइफ में तो बेचारे बोलते ही रहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, तो उन लोगों के लिए तो विलेन मैं ही हूँगा ना। हाँ चलो ये निकाल लेंगे, हो गया। अब मेरे पास मेरा सेकंड पोर्शन फिनिश हो चुका है, मेरे पास सेकंड पोर्शन फिनिश हो चुका है। मुझे बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, कंडक्टेंस हो गई। अब भैया इतनी डिफिकल्ट चीजें आने वाली हैं, इतनी डिफिकल्ट चीजें आने वाली हैं। तो सीरियसली पूछ रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कब शुरू होगा। मतलब उसको पता ही, उसको सोच रहा है कि भाई सीधा भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ना। भाई देख लियो यार, इधर ये सब भी टॉपिक आते एग्जाम हॉल में भाई, समझ, ठीक है। हाँ नहीं तो यकीन 3.0 में शायद अभी वो भी आगे जा चुका है, यकीन 4.0 आ रहा है इस बार, तो शायद सुना है यकीन 4.0 भी आ रहा है तो और क्या यार, मुझे हीरो बनना ही नहीं अपने को। हीरो तो यार हीरो ऐसा विलन बनना है कि बस हीरो परेशान हो जाए, साथ साथ में थिएटर में लोग बैठे हुए लोग परेशान हो जाए कि भाई साहब हाँ विलेन बनने का। 15 सितंबर अपना लास्ट डेट है, 15 सितंबर को हमारा फिजिकल फिनिश हो जाएगा। यही है अपना जो मतलब, बस तो बस ज्यादा नहीं, अब 1 महीना और बचा अपना साथ, उसके बाद तो हम तुम मिलेंगे कहीं और, सेलिब्रेशन और इन सब जगहों पे मिलते रहेंगे। चलो
तो मेरे पास कंडक्टेंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। अब आते हैं भाई सबसे डिफिकल्ट चीज, इतनी डिफिकल्ट चीज तुमने पढ़ा ही नहीं था शायद। एक बात बताओ, याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब मैंने स्टार्ट किया था पहले दिन, जो स्टार्ट किया था, जो पहले दिन थे वही, अब वो मत बोल देना नहीं समझ में आया, वो पहले दिन कुछ समझाया था भाई। ये मैंने बताया था कि केमिकल एनर्जी को, अगर केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शंस की जो एनर्जी है, अब पता चला कोई केमिकल एनर्जी खोज रहा है, केमिकल रिएक्शंस की जो एनर्जी है उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, और ये वाले सेल का नाम हमने रख दिया था, इस वाले सेल का नाम हमने रखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस वाले केस में हमने रखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद करो भाई, ठीक है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे संवाददाता जो भी जुड़ना चाहते हैं, वो बेटा इसको चीजों को छोड़ दो, आप कोई बात नहीं, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा हम आपको बता देंगे, अनाउंसमेंट सेक्शन देख लेना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट होना है तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मुझे याद करके बताना, या मैं ये एनोड पे, एनोड जब देखोगे तो एनोड पे हमेशा फिक्स्ड है, जिस टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन होगा उसी को क्या बोलेंगे, एनोड, और जिस टर्मिनल पे रिडक्शन होगा उसी को बोलेंगे कैथोड। सर ये सब चीजें वंस अपॉन ए टाइम कभी मैंने हिम्मत करके समझाने की कोशिश करी थी। ये देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अब वही चीजें, अब सब कुछ रिमेंबर कराया जा रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बात करें तो एनोड जो होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव, और कैथोड जो होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। लेकिन वही चीज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जाएंगे, अगर यही सब चीजें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करने जाएंगे तो क्योंकि आप एनर्जी देते हो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, याद है स्पॉन्टेनियस। अब देख ले भाई, ये देख, ये सब कुछ हमने किए हुए कर्म कांड है बेटा, ये सब कुछ हमने क्लास में ऑलरेडी बॉक्स बना के किया हुआ है, ये भी किया था। बस आज हमें क्या करना है, अब सर अब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, अब हम कराएंगे रिएक्शन। मतलब जो रिडक्शन होगा ना, जो रिडक्शन होगा, मान लो कोई मेटल है, अगर वो रिड्यूस हो रहा है ना, तो जो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ये हम देंगे। अब इस बैटरी के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है ये कौन देगा, एक्सटर्नल वोल्टेज दिया जाएगा, एक्सटर्नल वोल्टेज देगा। मतलब अब हम देंगे भाई तू अब ये रिएक्शन कर, अगर तू ऑक्सीडेशन कर रहा है तो हम ही तुझे इलेक्ट्रॉन देंगे या तेरे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तब तू जाके ऑक्सीडेशन करेगा। एनोड पे फिक्स्ड है ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे फिक्स्ड है रिडक्शन होगा। बस यहां पे जो ऑक्सीडेशन करने के लिए जो एनर्जी देंगे या इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो क्या हो जाएगा सर, ऑब्वियस है पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा सर। तो श्योर हो, ये सारी चीजें हमने करी थी। यही चीजों को अगर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाइज पूछूं, अगर क्वेश्चन वाइज पूछें, ठीक है, हाँ ये देखना क्वेश्चन वाइज पूछा जाए तो यही तो था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल याद है, हाँ सर आउट ऑफ सिलेबस, ये कैसी बातें कर रहे हो। गैल्वेनिक सेल सर देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछता, आपसे ये स्टेटमेंट पूछता, आप शायद नहीं कर पाते। यहां एनोड पॉजिटिव है, यहां कैथोड क्या है, नेगेटिव है, यहां उल्टा गैल्वेनिक सेल में यहां आयंस दोनों साइड डिस्चार्ज होते हैं। क्यों, क्योंकि सर यहां रिएक्शन हम ही कराते हैं, ऑक्सीडेशन भी हम ही कराते हैं इलेक्ट्रोलिटिक में, और रिडक्शन भी हम ही कराते हैं। आपको पता है यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता था, याद है, सिर्फ और सिर्फ कैथोड पे मिलता था। इफ द इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, यहां देख लेना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगी, डिक्रीज होंगी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सर्कुलेटेड। धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। बट यहां पे कॉन्सेंट्रेशन आपको ही पता है, जिंक कहां जाएगा, याद है ये सब भाई। मैं अब बस काम की चीज बता रहा हूं क्योंकि आपको ही पता है यहां जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करता था, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स। सर ये कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, एनोड का बढ़ेगा, लेकिन कैथोड का आप सब लोग जानते थे कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैथोड की जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी डिक्रीज होगी। ये सब चीजें देख लो, इतनी डिफिकल्ट चीजें समझ रहे हो। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी, क्योंकि ऑब्वियस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो यहां पे आपको दोनों क्या करते हैं, एक ही कंपार्टमेंट में रखते हैं, यहां पे अलग अलग कंपार्टमेंट। अगर मैं नहीं बताता तो भाई समझ में तो नहीं आता। अब ये देख रहे हो, ये मैं सिर्फ एक पॉइंट बताना था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मतलब टेबल लेके आया, ये और ये दो चीजें। मतलब चलो थर्ड भी मान लेते, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को बेटा ध्यान से देख लो, क्योंकि एग्जाम हॉल में हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाए, या एग्जाम हॉल में ये पूछ दिया जाए कि भैया डिफरेंशिएट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आयंस आर डिस्चार्ज ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स, यहां दोनों में ही रिएक्शन कराते।
सकते। एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होता है, यहां पे अलग होता है, यहां अलग होता है। देख ले भाई, जो पहले क्लास की मेहनत है वो अभी याद आ रही होगी, आपको ही पता है। ये अब एनोड की रिएक्शन थी, ये कैथोड की रिएक्शन है, यहां पे एनोड अपने पास, कैथोड अपने पास। सर यहां हमने लिखा था एनोड की थिकनेस धीरे धीरे कम होती है, जिंक कहां कूद के जाएगा सॉल्यूशन में, तो जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैथोड पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर दोनों को हम देखें ध्यान से तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि भैया एक बात बताओ, जब आयंस की बात करेंगे, जैसे यहां पे क्या होगा सर, Ag मान लो सिल्वर मेटल है तो Ag से Ag प्लस बनाएंगे, ठीक है, लेकिन Ag से Ag यहां पे क्या होता है, ऐसे हो रहा होगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा, Ag बनेगा। और जहां पे उल्टा रिएक्शन करनी है वहां पे भी अगर ये रिएक्शन होगी ना, तो इसको भी, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसको भी कौन लेके जाएगा, बैटरी ही दे रहा होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे काम का यही कराएगा। दोनों साइड डिपोजिशन ही होती है, आयन से डिस्चार्ज होते हैं, याद रखिएगा। इस केस में दोनों, अभी क्वेश्चन देखेंगे पता चलेगा, आयन से डिस्चार्ज होती है। ठीक है, ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट देख लो, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इसमें सेम कंपार्टमेंट होता है, उसमें अलग अलग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस अब शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस अब शुरू करने वाले। और इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट जो होगा ना, इलेक्ट्रोलिसिस का जो कॉन्सेप्ट होगा वो देख लो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करने वाले, और इलेक्ट्रोलिसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये देख लो क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थ्योरी डेफिनेशन देख लेना। इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सर द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन। जैसे आप चाहते हो पानी डिसोसिएट कर जाए, सर मैं ये रिएक्शन चाहता हूं, मैं चाहता हूं सर ऐसा हो जाए। आपको ही पता है ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कभी भी किसी का केमिकल डिकम्पोजिशन करना है तो आपको ही पता है, इसको हम लोग क्या लिखते थे, इलेक्ट्रोलिसिस लिखते थे। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ठीक है, अच्छा सर, केमिकल चेंज इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग ऑकरिंग एट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, वही सेम चीज सेम तरीके का। और जिस एपरेटस में करते हैं उस एपरेटस का नाम क्या रख देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल रख देते हैं। उस एपरेटस का नाम क्या रख देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल रख देते हैं। उस एपरेटस का नाम क्या रख देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल रख देते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रोड का क्या नाम रख देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल रख देते हैं। हो जाएगा, श्योर हो या? अरे भाई, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन हम कराना चाहते हैं उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम ही देते हैं। आयंस डिस्चार्ज कैसे होंगे, अभी रुक जाना, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखेगा पता चल जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट लिखेगा ना तो पता चल जाएगा कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा इंतजार तो कर ले। ठीक है, हाँ, हमेशा हमेशा कैथोड टू एनोड नहीं, ठीक है, कैथोड टू एनोड नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अपने पास जो एपरेटस होगा उसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेके आएंगे। और अब ध्यान से देख यार, सीधी बात है, अब यहां पे चीजें देखना, मुझे कुछ बेसिक मैथ मतलब फिजिक्स पढ़ाओ। क्यू का मतलब सबको पता है ना कि ये क्या होता है, क्यू इज नथिंग, चार्ज। क्यू सबको पता है, चार्ज। क्यू का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये देख लो। आई मतलब क्या होता है, करंट, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एम्पियर। सर टाइम का ही बात करें तो ये क्या है, टाइम, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, सेकेंड्स होगा। इन लोगों के आपस का रिलेशन भी शायद आई होप सबको पता हो कि Q इज इक्वल्स टू, या I इज इक्वल्स टू करंट इज इक्वल्स टू Q बाई टी, या Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। बस याद रखिएगा, टाइम हमेशा सेकंड में रखना है, टाइम हमेशा सेकंड में रखना है, मिनट में दिया हो, आवर में दिया हो। सर अगर Q कूलम में लेते हो, अगर Q कूलम में है, Q कूलम में है, ये एम्पियर में है, तो ये हमेशा सेकंड में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये कूलम, ये एम्पियर, तो ये सेकंड में। Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं फिजिक्स की। ये देख लो, चार्ज ऑन, अगर किसी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने जाओगे, सर कैसे निकालोगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, इतने। एक बंदे के ऊपर कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा, यही होगा कूलम में।
तो सर देख लो ये कितना रख दिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये मेरा आंसर आएगा। सर ये कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 96487 कूलम्ब, और इसी को हम लोग राउंड ऑफ में लिख देते हैं 1 फैराडे लिख देंगे, और कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको 96500 कूलम्ब लेके चलेंगे। मतलब 1 मोल पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 मोल होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं, 1 फैराडे होगा। ठीक है, क्यों बता रहा हूं कि इसके पीछे का रीजन पता चलेगा। मैं लॉ बताऊंगा उससे पहले इलेक्ट्रोलिसिस का, देखो इलेक्ट्रोलिसिस की 2 चीजें पढ़नी है अपने को, इलेक्ट्रोलिसिस की 2 चीजें बस आज भर इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, आज भर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं भाई, इसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, ये देखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कल तो थ्योरी है, कल तो एकदम सत्संग है, जैसे पहला दिन सत्संग था वैसे लास्ट दिन इसका सत्संग होगा। ये देख लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 फैराडे। सर याद रखिएगा। अब तुम बोलोगे सर इसको ये सब चीजें क्या करना है हमें, इसका रीजन पता चलेगा। कुछ चीजों का लॉ मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, खुद से पहले स्टेटमेंट, स्टोइशियोमेट्री आती है, कितने लोगों को स्टोइशियोमेट्री याद है? लॉ मैं बाद में बताऊंगा, पहले स्टोइशियोमेट्री कितने लोगों को याद है कि स्टोइशियोमेट्री किसी भी रिएक्शन को पढ़ने हमें आता है, किसी रिएक्शन को पढ़ना आता था, याद है? किसी रिएक्शन को आप पढ़ सकते हो क्या? सर याद है 1 मोल इससे इसका रिएक्ट करता है, इसका रिएक्ट होता है, इसका इससे रिएक्ट होता है, याद है? याद आ रहा है? एक बोल रहा है कि सर ये चैप्टर लास्ट ईयर बहुत डिफिकल्ट लगता था, इस साल इजी लग रहा है। भाई ऐसा डिफिकल्ट बना दिया जाए ना, अबे डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है ये सब चीजें, डर नहीं लग रहा तुम्हें? डिफिकल्ट बना देते हैं यार, इजी समझ में आ रहा है तो भी दिक्कत है। याद है ना स्टोइशियोमेट्री? हाँ डिफिकल्ट है भाई, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है ये सब, देख लो भाई बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है। मुझे किसी ने बोल दिया सर ये इतना हार्ड कॉन्सेप्ट शायद ही तुम लोग कर पाओ, ये देख लेना, ये कॉपर है, कॉपर का 1 मोल अगर आप डिपॉजिट, मतलब कॉपर का 1 मोल आपको चाहिए तो यहां पे मैं इसका लिख सकता हूं कि सर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। ये देख लो ये 2 मोल ऑफ सर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, मुझे बता देना तुम लोगों के पास कि भैया कौन कौन इस लाइन को समझ रहा है। सर मुझसे किसी ने पूछ दिया कि सर फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर सॉलिड डिपोजिशन, अगर 1 मोल कॉपर का सॉलिड का डिपोजिशन करना है, वी रिक्वायर चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को लिख सकता हूं 2 फैराडे चार्ज। सर 1 मोल के लिए कितना लिख सकता हूं? 2 फैराडे चार्ज। बेटा स्टोइशियोमेट्री जिन लोगों को याद हो, शायद हमने ऐसे ही पढ़ना शुरू किया था, स्टोइशियोमेट्री अपने पास ऐसे ही पढ़ा था ना। अबे डिफिकल्ट है ये, डरो, अबे डर नहीं रहे तुम लोग, ऐसे ही थोड़ी ना होता है, डिफिकल्ट है ये। देखो 1 मोल के लिए कितना चार्ज चाहिए? 2 फैराडे। समझ में आ रहा है? अभी लॉ पढ़ाऊंगा, लॉ कोई बोल रहा है डिफिकल्ट लगना चाहिए, लॉ पहले नहीं पढ़ा रहा मैं, मुझे पता है ना, पहले काम कीजिए पढ़ा लेते। ये देख ले, ये बोल रहा है इजी है, अभी डिफिकल्ट बनाते, रुक जा, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। कोई बता सकता है? मैं ये लाइन सही लिख रहा हूं, फॉर रिलीज ऑफ, अब देख लो भैया, अब ये स्टेटमेंट देख लो, फॉर रिलीज ऑफ सर 1 मोल ऑफ Cl2 गैस, 1 मोल Cl2 गैस, सर वी रिक्वायर, हमें कितना या वी, इसमें तो लूज करने वाले हैं, वी लूज चार्ज ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग सीधा लिख सकते हैं 2 फैराडे। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? देख लो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा? यहां पे गैस रिलीज कर रहा है तो कोई बात नहीं ना भैया, ये कौन सा, ये रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? ये सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहां होगा? ये एनोडिक रिएक्शन है, एनोड पे होने वाला रिएक्शन है, ये एनोड पे होने वाला रिएक्शन। एक बोला लूज का मतलब, भाई तू इलेक्ट्रॉन जब देगा तो लूज ही कर, कहां तेरे लिए सही में डिफिकल्ट है भाई ये लूज। भाई एक बात बता, ये लूज क्या बोलूं यार, अब तो मेरा खुद का स्टेटमेंट गायब हो गया यार। ये तो अब इसको लूज करना ही बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं भाई, लूज कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लो, अब लूज और गेन बताऊं मैं? रिक्वायर का मतलब गेन करना हो गया, कि गेन करके इसमें कन्वर्ट होगा ना यार।
बहुत हार्ड इंग्लिश चल रही है यार, इतनी इंग्लिश की क्लास तो मेरी खुद की गड़बड़ हो जाएगी अब। देखो अब मेरा खुद का, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? इतना डिफिकल्ट चीज लिख दिया मैंने, अब बता दो तुम लोग। 3 फराडे चार्ज आपका कितना डिपॉजिट कर रहा है? 3 फराडे चार्ज कितना डिपॉजिट कर रहा है? इतना। सर अगर आपसे कोई पूछ दे, अब इस तरह के क्वेश्चन देने शुरू किए जाएं, Mn+2 हो रहा है सर, इसमें मैग्नीज +7 है, +2 जा रहा है सर, यहां पे मुझे कितना लिखना पड़ेगा? +7 से +2। कोई दिक्कत? भाई ये देख के लिखना अगर चालू हो गए ना, कुछ करना भी नहीं है, शायद तुम्हें कुछ करना भी नहीं है। मैग्नीज में अब देख ले, अब ये सब चीजें एग्जाम हॉल में पूछेगा। अच्छा आप कोई बोले सर क्वेश्चन बताओ, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद ही तुमने किया हो। अच्छा एक बात बता, 3 फराडे का मतलब कितना चार्ज होगा भाई? कितना चार्ज हो जाएगा? 3 इंटू 96,500, इतना ही चार्ज होगा ना। 3 इंटू 96,500 कूलम देगा, 3 इंटू 96,500 कूलम देगा। अगर एल्यूमिनियम को इतना चार्ज दे दिया जाए तो वो एल्यूमिनियम +3 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 5 इंटू इसका मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 96,500 कूलम दे दिया जाए तो सर ये 5 इतना जाके मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, हो जाएगा सर। अब मैं बहुत डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट मेहनत कर रहा हूं, बहुत डिफिकल्ट भाई साहब, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने किया हो। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सर फॉर डिपोजिशन ऑफ, कोई भी एक बार में आंसर नहीं देगा, पढ़ लो ये देख लो। 3 फराडे से 1 मोल हो रहा है, फॉर डिपोजिशन ऑफ 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वी नीड कितना होगा? कितना डिफिकल्ट बन जाएगा ये क्वेश्चन, कितना डिफिकल्ट बन जाएगा। अगर 10 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है, 10 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है, अगर 10 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है, कितना फराडे चार्ज चाहिए? कितना चाहिए? कितना फराडे चार्ज चाहिए? 10 मोल। सर कैसे आया? जादू, जादू, जादू तेरे क्वेश्चन हो नहीं रहे मुझसे जरा। हाँ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, 30 फराडे चार्ज चाहिए तुम्हें? अब ना 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 ना, अरे नहीं नहीं सर, बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। बताओ कैसे निकलेगा? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ? अगर तुमने ये याद करो, जिन लोगों ने स्टोइचियोमेट्री भैया पढ़ी है मेरे से, उनको पता है कि सर की नौटंकी क्या चल रही है यहाँ पे, इनको पता है। हम लोग स्टोइचियोमेट्री में याद है ये लाइन का मीनिंग, बस इस लाइन को लिख लिया, आपको ही पता है। स्टोइचियोमेट्री में सिर्फ 4 लाइंस लिखवाई थी, पूरी स्टोइचियोमेट्री हमने कर ली थी। आप किसी रिएक्शन को देखो, ये लाइन लिख लो, आपको ही पता है 3 फराडे से 1 मोल, तो सर 10 फराडे से क्या होगा? 10 फराडे से क्या होगा सर? 3 फराडे से याद कर, अपने पास स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है 3 फराडे से 1 मोल, तो 10 फराडे से क्या होगा सर? 10/3 मोल आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। सर मोल आ गया तो सर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे भाई, अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देगा तो सर 90 ग्राम एल्यूमिनियम भी आ जाएगा, 90 ग्राम एल्यूमिनियम आ जाएगा। भाई इलेक्ट्रोलिसिस देख लो कितना डिफिकल्ट है। हाँ भाई देख रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस, इतना डिफिकल्ट पोर्शन कैसे कर सकते हो तुम लोग? अब देख लो, अब मैं यहां, मुझे एकदम नहीं आता ये सब चीजें, मैं लिख रहा हूं भाई, देख लेना तुम लोग अपने भाग, मतलब होता है ना अपने भरोसे चलो। अगर मान लो ऐसा दे दिया गया कहीं पे
मैं अब कुछ नहीं जानता भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग खुद के स्टंट से करें। मुझे स्टैंडर्ड पता चल गया, अगर मुझे स्टैंडर्ड पता चल गया, अब मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं 2 फराडे, ठीक है, और यहां लिख देता हूं 1 मोल। अगर मुझे किसी ने एग्जाम हॉल में गिवन दे दिया यहां 10 फराडे, अब मेरे शेरों जितने लोग भी हैं बता दीजिए, अगर एग्जाम हॉल में इसका गिवन दे दिया गया, यहां गिवन दिया हुआ है, अब जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ क्या होगा। अगर यहां 10 फराडे दिया, चल भाई बता दे, मुझे नहीं आता भाई, अब मैं भूल चुका हूं, मेरा बोलते ना कि यार 50-60 दिन तो हुई गए पढ़ाते हुए, मुझे एकदम नहीं आ रहा ये सब, समझ नहीं आ रहा ये सब। ये कहां से लोग आते हैं यार, कैसे लोग आते हैं, क्यों आंसर दे रहे हैं ये लोग। 5 मोल कैसे आ गया, याद कर भाई। कभी 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 मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि मैंने बहुत पहले कुछ पढ़ाया था, सर गिवन है मल्टीप्लाई कर 10 फराडे को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाय सर 2 फराडे कर दे। इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भाई साहब समझने में बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा। अरे भाई साहब नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ा ही ना होता है यार, ऐसे नहीं होता भाई साहब। मैं अगर यहाँ लिख दूंगा ना 8 मोल, आप लोगों से हो ही नहीं सकता, देख लो 8 मोल अगर गिवन लिख दूंगा ना, तुम लोग यहां से निकाल दो, चलो फराडे में निकालो, मुझे कूलम में निकाल के दिखाओ। हाँ, आएगा ही नहीं, करके देख लो, अरे करके देख लो, 8 मोल गिवन है, करके देख लो। हाँ भाई, हाँ इसको पढ़ने के लिए एनिमेशन चाहिए, बताओ। ऑब्वियस भाई एनिमेशन नहीं है, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, इसको पढ़ने के लिए एनिमेशन कहां से लाऊं बेटा, आई एम सो सॉरी। 8 मोल के लिए कितने फराडे चाहिए, नहीं हो पाएगा तुम लोगों से। हाँ, देखो वे पता नहीं कौन से, कहां से खा पी रहे हो, कौन से चक्की का आटा खा रहे हो तुम लोग, निकाल कैसे रहे हो, मुझे तो नहीं आ रहा यार। सर कैसे निकालेंगे भाई, कुछ तो ऐसा पढ़ा था कि सर जो गिवन होता है उसको स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड से डिवाइड कर देना, मोल से मोल गया कितना हो जाएगा 16 फराडे, और कूलम में कोई पूछ दे तो कूलम में कितना हो जाएगा 16 इंटू 96500 कूलम हो जाएगा। हाँ, तो ये जादू जो है, ये जादू जो था अपने पास ना, ये जादू जो हम लोगों की लाइफ में चल रहा था, ये बहुत लोगों को, कम ही लोगों को याद आ रहा होगा ना। देख ले भाई, अब यही सब वर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा, बस ये जो अभी मजाक कर रहा हूं ना, ये मजाक जो है चल रहा है, यही मजाक अब क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा, निकाल लोगे, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा, निकाल लोगे, हो जाएगा। अरे भाई साहब ये देखिए, अब मैं सच बोल रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। बहुत डिफिकल्ट है कॉन्सेप्ट, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस का तुम्हें पता भी नहीं होगा, अभी तो लॉ भी नहीं बताया, बताइए कितने बेकार टीचर हैं आप सर, लॉ नहीं बताया ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे। इफ 5 एम्पियर करंट इज, अब देखना क्वेश्चन, एम्पियर 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू, करंट इज पास थ्रू copper sulfate solution for 1 hour, calculate the moles and mass of copper deposited, moles and mass of copper deposited at cathode। होगा क्या, कैसे होगा, कैसे होगा, अब बताइए सर, आप पढ़ाए ऐसे, पूछ रहे ऐसे, कैसे होगा, ये पढ़ा रहे ऐसे, पढ़ाए अभी कुछ और, पूछ कुछ और रहे हैं, कैसे होगा। अरे भैया देख ले, कॉपर सल्फेट है, कॉपर पे कितना चार्ज होगा, कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। और तुझे भी पता है सर 2 फैराडे से कितना हो रहा है, 2 फैराडे से कितना हो रहा है, 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, 2 फैराडे से 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, 2 फैराडे से 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है। अब सर चार्ज ही नहीं पता है, लेकिन चार्ज के लिए एक चीज मुझे आती है, एक चीज मुझे आता है, वो है क्या, चार्ज के लिए मुझे पता है, चार्ज कैसे निकालते हैं, एम्पियर इंटू टाइम। सर एम्पियर कितना है, टाइम कितना है, 1 घंटा मतलब क्या हो गया 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अगर आप इसको सही से कैलकुलेट करें तो सर 1800 कूलम आ गया, ये मेरा चार्ज होगा, ये मेरा चार्ज होगा। चार्ज पता चल गया,
चार्ज पता चल गया। अब देख ले भाई, मैं ये लाइन लिख रहा हूं, बहुत कम लोगों के समझ में आने की चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि सर बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट है। मैं अगर ऐसा लिख रहा हूं कि सर इतना कूलम्ब 2 इंटू 96500 कूलम्ब डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट कर देता है 1 मोल कॉपर को, तो सर 1 मोल 1/2 इंटू 96500, और सर 1 कूलम्ब तो छोड़ दो, मेरे पास है 18,000 कूलम्ब। 18,000 कूलम्ब क्या करेगा? क्या करेगा सर? हवन करेगा और क्या करेगा भाई, इसके बाद और बचा ही क्या है अब। ये 90 कर दो, ये 90/965 मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। इतने कॉपर डिपॉजिट हो जाएंगे। और किसी ने पूछा मास भी बताओ, तो मास कैसे आएगा? कॉपर का मास सबको ऑलमोस्ट, सब चीजें, कुछ चीजें से बहुत दिनों से पढ़ रहे, तो इसका कॉपर का मास ऐसा कर देना। वैल्यू जो भी आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे वैल्यू से मतलब नहीं, मुझे तो बस ये सिखाना है। अभी तो मैंने बताया ही नहीं, अभी तो मैंने बताया ही नहीं क्या होता है। अभी तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा भाई। ये जादू देख रहे हो? ये जादू, कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं हम लोग। सर ये सब कैसे लिख रहे हो, ये सब समझ में आ रहा है? 2 फैराडे 1 मोल। एक बच्चे ने एक अच्छा चीज बोला कि सर नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, नंबर ऑफ फैराडे का मतलब क्या हो गया? अगर किसी को नंबर ऑफ फैराडेज निकालना है, अगर कोई पूछ दे चार्ज को फैराडे के टर्म में लिखो, तो नंबर ऑफ फैराडेज के लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। क्या सर? चार्ज अपॉन कितना कर देना सर? 96500 कर देना। चार्ज कूलम में डिवाइड बाई 96500 कूलम, हो गया तेरा नंबर ऑफ फैराडेज, यहां से आ जाएगा। अगर तुझे किसने बोल दिया कि सर नंबर ऑफ फैराडेज निकालो, तो ये नंबर ऑफ फैराडेज का फॉर्मूला आ गया। चार्ज को किससे डिवाइड करना है? 96500 से, हो गया। ये इतना डिफिकल्ट सर? नहीं, भाई अभी पढ़ना सिखाया है ना, याद है कि गया? सर ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल के लिए, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया? 2 फैराडे। जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या हो जाएगा सर? उतना ही क्या हो जाएगा? उतना ही फैराडे हो जाएगा। डन। अरे जितना भी आए, जितना भी आए। अब भाई काम की बात करते हैं, अब काम की बात करते हैं। अब आते हैं काम के लॉ पे। किसी ने बोला सर ये ऐसे नहीं पढ़ाना, ऐसे नहीं पढ़ना होता है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ना होता है। ऐसे मैं लॉ जिन लोगों को आता है उनको ही बता दूं। ये क्या है? मोल्स निकालना है या मास निकालना है, तो सर मोल्स के लिए क्या किया आपने? मोल्स अपॉन जो भी इसका एन फैक्टर था इनटू फैराडे, इनटू क्या किया? चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू फैराडे। अब इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला आप खुद से देख लो। ये मोल्स हैं, डिवाइड बाई एन फैक्टर इनटू फैराडे इनटू क्या हो गया? चार्ज। वही चीजों को अब लिखने का एक तरीका बदल दूंगा, लेकिन नहीं, मैं अब लॉ पढ़ाऊंगा भाई। ऑब्वियस है, लॉ जरूरी है। क्या है लॉ? फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ लॉ होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ लॉज होते हैं जिनको बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोला गया कि सर कौन सा बंदा कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो मास डिपॉजिटेड होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे, मास डिपॉजिटेड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? चार्ज के इक्वल होता है, क्यू के इक्वल हो जाता है। मास डिपॉजिटेड अगर मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूं तो मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये तो जैसे हमें पता ही नहीं था, ये तो जैसे हमें पता ही नहीं था। ये भैया ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे हम लोग, ये क्या कर रहे थे, ये आपको ही पता है क्या हो रहा था यहां पे। ये देख लो, मास मोल्स डिपॉजिटेड किसके प्रोपोर्शनल था? चार्ज के ही तो प्रोपोर्शनल था। ये देख लेना भाई, मास डिपॉजिट किसके प्रोपोर्शनल है? सब एक दूसरे के, चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो भाई ये देख ले, अब तुझे लगता हो तो ये स्टेटमेंट तू पास कर दे, तू भी तेरे नाम पे एक साइंटिस्ट लॉ बन जाएगा। मास डिपॉजिटेड इज नथिंग। यहां पे हम लोग मास डिपॉजिटेड को अगर बात करें, मास डिपॉजिटेड की बात करें, तो मास डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू जेड क्यू, वेयर जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और ये किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये किसके इक्वल होता है? तो जेड की वैल्यू जो होती है, जेड इज नथिंग, जेड की वैल्यू यहां लिख देता हूं। जेड की वैल्यू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू फैराडे। सर जेड की वैल्यू या फिर मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन फैक्टर,
फैराडे। ये देख लो सर, मास डिपॉजिटेड का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ दे, मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला निकालना है तो या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ZIT भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को मोलर मास अपॉन NF और ये क्या हो गया IT, या फिर इक्विवेलेंट मास अपॉन F इंटू क्या लिख सकते हैं IT। सर यही आपका फॉर्मूला है। मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूले से करना चाहें फॉर्मूले से कर ले, और नहीं तो बेसिक लैंग्वेज यूज करके तब भी निकाल सकते हैं, बेसिक लैंग्वेज यूज करके तब भी निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला भूल गए एग्जाम हॉल में तो भी आप कॉन्सेप्ट को चाहें तो निकाल सकते हो। जेड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल देते हैं। जेड इज नथिंग मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू फैराडे। फैराडे एफ मतलब फैराडे, एफ मतलब फैराडे, हो गया। आपको बोले सर ये कैसे है, अरे भाई तेरे पास फॉर्मूला है, तेरे पास फॉर्मूलाज थे, बस ये तेरे पास निकालने का तरीका है। तो इसे भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जो क्वेश्चन मैं यहां ऐसे करने की कोशिश करूंगा या तो फॉर्मूला से कर लो, बहुत बढ़िया फॉर्मूले से कर लो, और नहीं आईटी कहां से, क्यू को आईटी लिखते थे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। आईटी कहां से आया, आईटी भाई आईटी सेक्टर थोड़ी ना है, आईटी मतलब करंट इनटू टाइम। ऐसे मत करो यार, ऐसे वैसे इतनी जल्दी, कल ही तो फ्रेंडशिप डे मनाया था भाई, इतनी जल्दी मतलब भूल जाओगे फ्रेंडशिप अपनी। आईटी पूछ रहे हो, अभी चार्ज और क्यू और इक्वल्स टू आईटी, इतनी जल्दी भूल जाओगे। दुख लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है ये सब। एक पूछ रहा है सर आईटी कहाँ से आया, यार ऐसे मत बोलो, फिर तो पता चला कुछ दिन बाद एन और एफ सब काट कूट के कुछ भी कर दोगे। तुम तो मतलब हिंदी इंडिया में गाना होता है, यार बदल ना जाना मौसम की तरह, तुम तो मौसम तो छोड़ो क्लास की तरह बदल जा रहे हो, क्लास में ही बदल जा रहे हो। तुम्हारे लिए गाना था, मौसम के साथ चेंज होना है, गर्मियों में हमारा साथ रहेगा, हल्की हल्की ठंड आएगी तो सर पंकज सर का साथ रहेगा, और जब ठंड की एक्सट्रीम चलेगी जनवरी फरवरी तो मतलब ऑर्गेनिक का साथ रहेगा, पंकज सर हो गए, योगेश जैन सर हो गए, और जब से जैसे ठंड खत्म होनी शुरू होगी तो उस टाइम इनऑर्गेनिक का साथ रहेगा। ऐसे ऐसे तुम साथ बदल दोगे यार, क्लास के बीचों बीच बदल दे रहे हो, वक्त बदल दे रहे हो, जज्बात बदल दे रहे हो। क्यू इज इक्वल्स टू आईटी कहाँ से आया, हे भगवान। क्यू इज इक्वल्स टू आईटी, एक कर, मुझे भी डर लग गया, मैंने कहा पता नहीं ये कहाँ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है चलो, अब ये टाइम भी सेकंड में होता है भाई, ठीक है टाइम भी सेकंड में होता है। ये देखो मास डिपॉजिटेड की बात कर रहा था, मास डिपॉजिटेड इज नथिंग जेड इनटू क्यू। या तो आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मैं मान लो फॉर्मूला दे रहा था, अभी ये क्वेश्चन दिया था, अगर मैं ऐसे ही बोलता हूं कि अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड फॉर 10 आवर्स, पास्ड फॉर 10 hours through AgCl solution, AgCl solution. Calculate the mass of Ag silver deposited. कितना होगा, कितना होगा, कैसे निकालोगे? ठीक है, कैसे होगा, जल्दी। क्या होगा, क्या होगा? सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सीधी बात है, फॉर्मूला यूज करना चाहो फॉर्मूला यूज कर लो। अदरवाइज आप सब लोग चाहो तो जैसे आपको लगता हो, मुझे कभी कभी फॉर्मूला मान लो मिस हो रहा है एग्जाम हॉल में, तो मुझे पता है कि यार मैं ऐसे कर सकता हूं, और यहां मैं लिख सकता हूं कि 96500 कूलम से सर कितना 1 मोल या 108 ग्राम सिल्वर का मास डिपॉजिट हो रहा है। सर यहाँ पे जिन लोगों को लगता है फॉर्मूला से करना है, फॉर्मूला से कर लो, जिन लोगों को भाई कॉन्फिडेंस हो, जैसे मैं यहाँ पे इस तरह की चीजें करना ज्यादा
ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि भाई फॉर्मूले में अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया तो फिर गए। ठीक है, 72,000 कूलम है, 72,000 कूलम है, आपको दिया हुआ है 72,000 कूलम, आपसे पूछ रहा है कितना मास चाहिए। मैं सीधा लिख सकूं क्या, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि भैया 72,000 को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 108 डिवाइड बाई 96,500 कूलम, 96,500। ये कैलकुलेट करोगे, जितना भी कैलकुलेशन करके आए, 720 इंटू 108 डिवाइड बाई 965 ग्राम आ जाएगा। एक तरीका ये है। ये एक तो एक मेथड हो गया जिसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना, आप फर्स्ट मेथड से ऐसे कर सकते हो। या फिर कोई बोले नहीं सर मैं तो सर फॉर्मूला लगा के करना चाहता हूं, तो भैया आपको कोई मना भी नहीं करेगा। आपको कौन मना कर सकता है सर, आपको कोई नहीं, आप सर आप एंजॉय करो। मास डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा, Z इंटू I2 या फिर मोलर मास अपॉन NF इंटू IT, यही लगा दूंगा। तो मोलर मास कितना है 108, I की वैल्यू कितनी है सर, I की वैल्यू है 2, टाइम की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई सर N की वैल्यू, N फैक्टर यहाँ पे कितना है 1, और फराडे की वैल्यू कितनी है 96500। आप देखोगे एग्जैक्टली वही आएगा, एग्जैक्टली वही आएगा 108 इंटू 720 डिवाइड बाई 965। सर देख लो दोनों तरीके से वैसा ही आने वाला है, दोनों तरीके से वैसा ही आने वाला, जितना भी मास आए। अब कैलकुलेशन गोली मारो यार, उतना फर्क नहीं पड़ता। तुम ये देख लो, कैलकुलेशन को गोली मारो, बस ये देख लो कैसे आएगा, कितना आएगा। सर आप कैलकुलेट करोगे 108 इंटू 720 डिवाइड बाई 965, तो ये आ जाएगा 80.6 ग्राम आ जाएगा, 80.6 ग्राम या फिर 80.6 ग्राम, जो जहां से सेट कर जाए, जिसको जहां से सहूलियत हो कर लेना भाई, जिसको जहां से लगे। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भैया सिल्वर हो गया, सोडियम हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट तो होते ही है भाई। सी क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट इज सी? सी इज अ अल्फाबेट, सी इज एन अल्फाबेट। C is used for छुट्टी, C is used for, आपको पता ही है। ठीक है, हाँ, यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी। व्हाट इज C? C क्या है? चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस कर रहे, क्वेश्चंस निपटा लो, अब अपने पास बैठे बैठे क्वेश्चंस निपटाओ। जैसे किसने बोल दिया कि सर करंट का स्ट्रेंथ निकालो, चलो कैलकुलेशन करो, हटाओ, क्वेश्चन निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का कैलकुलेटर भाई यूज कर लेना, करंट का स्ट्रेंथ निकालना है, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा। सोडियम क्लोरीन में बस रिएक्शन देखना, सही से लिखना। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में Cl माइनस है, किसको निकालना चाहते हो, 10 ग्राम क्लोरीन को निकालना चाहते हो, तो Cl माइनस 2Cl माइनस कैसा देगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये रिएक्शन मैंने लिख दी है, ऐसे ये रिएक्शन लिखने की आदत खुद से डालिए, सो दैट कि आपको आराम से कर पाए जल्दी। सर इस क्वेश्चन को आपके ऊपर है, आप चाहे तो फॉर्मूला से करें, चाहे तो स्टोइचियोमेट्री वाले तरीके से कर लें, यूनिटरी मेथड से कर लें, किसी भी तरीके से करें। आपको करंट निकालना है, करंट निकालना है, आपको ही पता है 71 ग्राम के लिए, आपको पता है 71 ग्राम के लिए, 71 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए, 2 इंटू 96500 कूलम चाहिए। इतना तो आप देख ही रहे हो। आपको 10 ग्राम के लिए क्या निकालना है, मास निकालना है, कूलम निकालना है, कूलम में आ जाए, निकल जाएगा आंसर। कैसे निकालेंगे सर, चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, चार्ज किसके इक्वल होगा सर, 10 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 71, यही होगा चार्ज। और चार्ज अगर पता है तो इसी को I इंटू टी कर देंगे, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइड बाई 71 इंटू टाइम कितना है, 1 घंटा, मतलब कितना सेकंड हो गया 3600, यही होगा एम्पियर में, यही होगा वैल्यू। ये सर आपका पहला मेथड है, आप चाहें तो फर्स्ट मेथड ऐसे लिख ले। और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड आपको ही पता है, सेकंड मेथड में क्या करने वाले हैं सर, आपको पता है मास डिपॉजिटेड इज नथिंग ZIT या फिर मोलर मास अपॉन NF
आई इंटू टी। तो सर मास डिपॉजिटेड कितना है 10 ग्राम, मोलर मास कितना है 71, आई की वैल्यू कितनी है नहीं पता, टाइम की वैल्यू कितनी है 3600, सर मोलर मास एन कितना है 2, एफ कितना है 96500, यही है, 00 से 00 गया, या फिर आप देख लो ना वही आया होगा। आई की वैल्यू निकालने जाओगे कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइड बाई 71 इंटू 3600। सर सेम आपको आंसर एग्जैक्ट वैल्यू यहां से आ जाए चाहे यहां से आ जाए, जो भी मेथड आपको लगता हो आप उसको यूज करके आंसर निकाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो भी आंसर लगता हो आंसर निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर आप इसको निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 965 डिवाइड बाई 71 डिवाइड बाई 36, 7.55 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7.55 एम्पियर आ जाएगा। कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा गंदा है लेकिन आंसर निकालने से मतलब रखो, 7.55 एम्पियर आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सोच रहे हो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट ऑप्शन से निकालो, पहले मेथड से निकालो, सेकंड मेथड से निकालो। सर ये कौन है 7.15 वाला, कैलकुलेशन सही से कर लेते ना यार, जब इतना आसपास का आंसर दिया गया है, जब इतना आसपास का आंसर दिया गया है 71 कैसे आया। सर Cl2 क्लोरीन गैस है, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, चलो भाई पहली क्लास की बात करते हैं, 2 एटम है क्लोरीन के, एक मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर क्या है यार 2 एटम है। एक क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 इंटू क्या होता है 2 कर देंगे, तो सर 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 71 आ जाएगा। यही होता है बेटा मास 71। एक लाइन है बहुत उसमें मतलब है तो उसके लिए कुमार विश्वास की एक लाइन है कि तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। ये है ऐसे कॉलेज टाइम के लिए, लेकिन हाँ हमारी और स्पैमर्स की क्लास के बीच का फर्क इतना है, हमारी पढ़ के गुजरी है और उनकी कट के गुजरी है। ठीक है चलो 71 पूछ रहा है कि 71 कहां से है यार। मन में कभी कभी ये ख्याल तो आता है बेटा कि ये Cl और ये Cl काट दें, 2 से 2 काट दें, ऐसा मन में ख्याल आता है। अगर ऐसा मन में ख्याल आ रहा है ना तो एक बाल्टी लेना, उसे पानी भरना और इस ख्याल के साथ साथ सीधा सा डिप कर लेना उसके अंदर, देखना बहुत अच्छा फील आएगा। जब वो फील ज्यादा आने लगे ना तब बाहर निकालना, तब ज्यादा जल्दी समझ में आएगा कि इसको क्यों कट नहीं करना है, कि Cl कट देते हैं, माइनस काट देते हैं, 2 काट देते हैं, सर बच जाएगा कुछ। ठीक है हाँ हाँ उसने सही लिखा यार कि हमारी और स्पैमर्स की क्लास के बीच का डिफरेंस इतना है कि तुम हमारी पढ़ के गुजरी है, तुम्हारी कमेंट्स कर करके गुजरी है। ठीक है चलो देखते इस क्वेश्चन को, देख ले भाई कैसे करेंगे। आंसर कितना आया अपने पास, ये आ गया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही दिया हुआ है, बस इस बार अब की बार वॉल्यूम पूछा जा रहा है। एक्चुअली देखो मैंने इसीलिए फॉर्मूला बताने, कोई बोल रहा था कि सर आप ये मेथड क्यों बता रहे थे, ये मेथड इसलिए बता रहा था ना भाई क्योंकि इस मेथड में आजादी है, इस मेथड में सिर्फ मास का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अगर तुमसे क्वेश्चन कोई ये पूछ देगा ना, अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ देगा कि सर रिएक्शन तो वही है, कोई क्वेश्चन अब यहां तुम मास वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहां पे भैया तुमको हमारा ही मेथड लगाना पड़ेगा, इसी के लिए मैं ये बता रहा था। चलिए अब करके देखिए, यहां मास से नहीं निकाल पाइएगा, मास डिपॉजिट कीजिएगा बहुत लंबा पड़ेगा। जो लोग स्टोइशियोमेट्री ज्यादा अच्छे से जानते हैं उनको पता है कि सर 22.4 लीटर के लिए कितना चार्ज चाहिए होता है, 96500 कूलम चाहिए होता है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो आपके लिए ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड होगा। फिर
आपको कितना इसका लीटर निकालना है। सर चार्ज देख लो कितना दिया हुआ है, चार्ज देख लो कितना दिया हुआ है। चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, आई इंटू टी, 100 इंटू टाइम का वैल्यू कितना आ गया सर 3600 सेकेंड, 180 4 जीरो, बाप रे इतना आ गया 180 4 जीरो, इतना कूलम चार्ज है। तो सर इसको करने के लिए 100, इसको एक काम करते हैं 100, 5 जीरो है ना, इतने कूलम के लिए वॉल्यूम निकालना है। डायरेक्ट निकाल सकते हो, वंस अपॉन ए टाइम इस तरह से कुछ कैलकुलेशन करी थी हम लोगों ने, वंस अपॉन ए टाइम कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हम लोगों ने करी थी, डिवाइड बाई 2 इंटू 96500। ये देख ले भाई, 2 से ये कितना हो गया 9000 हो गया, 9000 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 965, इतना लीटर आ जाएगा, इतना लीटर आ जाएगा। देख लो। अब तुम बोलोगे सर मास डिपॉजिटेड वाले फॉर्मूले से करना है, करने को मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मास के लिए वैलिड होगा, और नहीं मास के लिए करोगे तो वो फिर क्या करेगा, आपको वो मल्टीप्लाई करवाएगा, पहले पहले मास निकालो, फिर उसका मोल्स निकालो, फिर उसको किससे डिवाइड करो, उसको डिवाइड करो कि सर इससे 208.9 लीटर्स आ जाएगा, 208.9 लीटर्स आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 208.9 लीटर्स आ जाएगा। अब ये उन लोगों के लिए है, ये जो मेथड मैंने ऐसा जो बिना कुछ लिखे एक वर्ड नहीं लिखा है, हमारा स्पैमर बेचारा या जो कोई नया आ गया होगा गलती से भाई, ये हमने ये जो प्रैक्टिस करी है हमने बेटा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है मूल कॉन्सेप्ट में। अगर आप मान लो कहीं और किया है, आपने मूल कॉन्सेप्ट नहीं किया है, डायरेक्ट इस बैच में आए हैं, तो बस आपको मैं यही बोल सकता हूं आप मूल कॉन्सेप्ट में जाइए, स्टोइशियोमेट्री पढ़िए, क्योंकि हमने कुछ लोगों ने हमने ये सब चीजें करी हुई है शायद। ये हमारे लिए अब ये मतलब कोई भी यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन होता है हम ऐसे ही करते हैं, जो क्लास को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम कभी भी यूनिटरी मेथड का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कभी भी किसी और चीज को अगर ऐसे करना है, ये हमने कैसे लिख दिया, 1 मोल है इसलिए इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर, 2 मोल है इसलिए इसका चार्ज 2 इंटू 96,500। हमें कोई कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में इतना ही लिख के हमारा आंसर आ जाएगा, हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ हम लोग ऐसे कर लेंगे अपने पास जितना भी आए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना भाई साहब, ये तो आसान सा है, ये तो आसान सा है, ये तो आसान सा है भाई साहब। मैं बस रिएक्शन लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फैराडे बताना है आप लोगों को, नंबर ऑफ फैराडे बताना है। इस रिएक्शन को तो बस पढ़ना शुरू कर दो, हो जाएगा। इस रिएक्शन को तो बस पढ़ना शुरू कर दो, आंसर आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी और मेरी क्लास का डिफरेंस इतना है, तुम हमारी पढ़ के गुजरी है, तुम्हारी कट के गुजरी है। ऐसे लाइन बहुत सही था यार, लेकिन वो प्यार में डूबे हुए लोगों के लिए है। हमारा प्यार तो यही सब है यार आज के टाइम पे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर सिलेक्शन की बेचैनी तो बस पीडब्ल्यू समझता है। सही है ना यार, कोई स्टूडेंट समझता है, कोई एस्पिरेंट समझता है, मगर सिलेक्शन की बेचैनी तो बस स्टूडेंट समझता है। सिलेक्शन, चलो सर 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना फैराडे चाहिए, 2 फैराडे चाहिए। 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना फैराडे चाहिए, तो 8 ग्राम के लिए कितना फैराडे चाहिए होगा सर, सीधा सीधा 8 इंटू 2f डिवाइडेड बाई 2। सर क्या हो गया सर, 8 फैराडे लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, निकाल दो भाई। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। भाई साहब 16 वाले कौन थे बे, ये 16 वाले कौन से लोग हैं? यहां 2 हाइड्रोजन का मास, तुम लोग भी स्पैमर बन गए हो क्या?
2 ग्राम के लिए 2 फैराडे, तो 8 ग्राम के लिए 8 फैराडे। ये कैलकुलेशन भी करके मैंने पाप किया तुम लोगों ने यार, नंबर ऑफ फैराडे पूछ रहा था। हाँ चलो स्टार्ट करें, अगला क्वेश्चन कर लोगे, अगला क्वेश्चन कर लोगे, ये लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पूछ रहा है। बेटा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, कॉपर +2। सर आपको भी पता है कॉपर का मोलर मास जो होता है 63.5 ग्राम होता है। मुझे बताओगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे फॉर द डिपोजिशन। बेटा सही से काउंट करना। क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये चार्ज नहीं पूछ रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब, 1 मोल का मतलब 6.022। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या आंसर आएगा। भैया इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कर लोगे तुम लोग, सर चक्कर खा रहा होगा यार इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन करने में, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन करने में सर चक्कर खा सकता है। चलो भाई वापस आई आबादी थोड़ी सी, मुझे तो लग रहा था सब डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोल के इजी क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट है यार, कैसे करोगे। सिल्वर का मास होता है, सिल्वर का मास होता है 108 ग्राम, सिल्वर का मोलर मास होता है 108 ग्राम। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है Ag+1 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में जाता है। आई होप सो सब लोगों को ये रिएक्शंस लिखने आता हो, ठीक है। जल्दी क्या होगा, क्या होगा 108 ग्राम के लिए, 108 ग्राम के लिए कितने कितने कूलम की रिक्वायरमेंट है। सर कूलम का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 फराडे लिख सकते हैं क्या, कितने कूलम की रिक्वायरमेंट होगी, 1 फराडे की होगी क्या। सर सीधा सीधा रिएक्शन पढ़ना सिखाया जा रहा है, सीधा सीधा रिएक्शन पढ़ना सिखाया जा रहा है। आंसर, अबे यार स्टॉप नहीं हुआ पूरा, वेरी गुड। चलो भाई आबादी वापस आई है, 75% जनता वापस आ गई है। बस फॉर्म में एक क्वेश्चन और कर लो, कहानी खत्म। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर अगली क्लास में करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फिर अगली क्लास में करेंगे। 0.5 एम्पियर पास हो, बस लास्ट क्वेश्चन, इसका खत्म। इसके बाद फैराडेज सेकंड लॉ पढ़ेंगे अगली क्लास में, और बहुत डिफिकल्ट चीजें, कल तो इतनी डिफिकल्ट चीजें पढ़ने वाले। कल इस चैप्टर का 1-2 न्यूमेरिकल, जो भी 2-4 न्यूमेरिकल्स बच जाए उनको करेंगे, फिर फिनिश करेंगे। कल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, तो रट्टाफिकेशन वाला कल सत्संग वाला पोर्शन आ जाएगा। बस आधा घंटा काम का पोर्शन है, उसके बाद बाबा चालू होंगे सत्संग करना, और शायद ना हो पाए तुम लोगों से वो सब पोर्शन। आज देख लो कितना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। चलो भाई किसी को लगता हो तो मैं पहले फॉर्मूले से करके दिखाता हूं। मास डिपॉजिटेड, मोलर मास NF/IT, मोलर मास 108, सिल्वर का है मोलर मास, नाइट्रेट का नहीं, सिल्वर नाइट्रेट का नहीं, 108। एन फैक्टर 1, फैराडे की वैल्यू 96500 सर, और आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर। टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट मतलब इतने सेकंड्स। तो अब यहां से कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 गया, कितना हो गया सर 30 × 108 डिवाइड बाई 9650, 0 से 0 गया 324, 324 अपॉन 96। मास कितना डिपॉजिट होगा 325, 324 अपॉन 965, 0/33 कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 का मतलब 0.33। मास डिपॉजिटेड कितना आ जाएगा 0.336। आंसर देखोगे तो क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को लगता हो तो भैया देख लो, किसी को लगता हो कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, अगर आप बोलते हो नहीं सर मैं फॉर्मूला से नहीं करना चाहता हूं, तो दूसरा मेथड भी बहुत सिंपल सा है, सेकंड मेथड भी बहुत सिंपल सा है। वो क्या है कि सर आप ऐसे रिएक्शन को लिख दीजिए, ऐसे रिएक्शन को लिख दीजिए, और जब रिएक्शन लिख देंगे तो आपको ही पता है 108 ग्राम के लिए कितना कूलम चार्ज चाहिए, 96500 कूलम चार्ज। आपको पता है कितना चार्ज है, कूलम में चार्ज बताओ तो कितना है सर, 10 × 60 ×
सर टाइम एम्पियर कितना है 0.5, इतना हो गया। चार्ज कितना निकला I इंटू टी हो गया। आपको क्या निकालना है मास। जो लोग स्टोइशियोमेट्री से करना चाहते थे वो ऐसे कर लेंगे 10 इंटू 60 इंटू 0.5 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 96500 आ जाएगा, 96500 आ जाएगा। आई होप सो सबका वही आंसर आएगा। ये देख लीजिए 10 से 10 गया, 0 से 0 चला गया, अगेन 108 इंटू 30 डिवाइड बाई 96550 सेम मास आ जाएगा। जैसे भी कर सकते हो। तो बस यही सारी कहानियां होंगी। अगली क्लास में भाई साहब, अगली क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। थोड़ा सत्संग होगा, थोड़ी बातें होंगी और फिर कहानी को फिनिश करेंगे। आपको बस क्या करना है, डीपीपी अटेम्प्ट करना है, डीपीपी 5 अटेम्प्ट करना है। आज डीपीपी 5 अटेम्प्ट कर लीजिएगा, डीपीपी 5 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा और मॉड्यूल का होमवर्क मैं देने वाला हूं वो सारा का सारा अटेम्प्ट करके मिलिएगा। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं, इस चैप्टर की चीजें सही करते हैं। अगली क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से। थ्योरेटिकल पॉइंट्स कुछ रह जाएंगे तो कल की क्लास में उसको फिनिश करेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा है। इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है कि शायद हंसी आ रही होगी, लेकिन हाँ चलो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश करेंगे और मिलेंगे, देखेंगे क्या मिलता है, सिस्टम कैसे हैंग होता है अपना। कल की क्लास में भाई पढ़ के आना, ठीक है ना। बस फर्क होना चाहिए, अपने रिवीजन और उनके रिवीजन में फर्क होना चाहिए, पता तो है ही। रिवीजन करके गुजरना चाहिए, रात तो अपनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।